अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं मैके वालों? ठीक ठाक हैं मैके वालों। आज बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम है जो प्लीज़ अगर आपकी थोड़ी मसरूफियत है तो उसको छोड़ के आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिए। सारे पेरेंट्स स्पेशली सारे माँ बाप ज़रूर देखें ये प्रोग्राम, क्योंकि ये हमने आपके लिए ही बनाया है। आपको पता है ना कि आप अगर मैं एक फ़ीमेल की बात करूँ तो वो शादी से पहले बिल्कुल वो कहते हैं ना झल्ली होती है, उसको बस किसी का होश नहीं होता, सो रही है, जाग रही है, पढ़ रही है, खा रही है, पी रही है, वो बस लगी होती है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है जब उसकी शादी होती है, और स्पेशली जब वो माँ बनती है वो भी। और लाइक अगर मैं मेल लड़के जो हैं, जो लाओ बाली लड़के हैं, आप अगर उनको देखें तो शादी के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है जब वो बाप बनते हैं। सो उस वक्त ये सारी इमेच्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं माँ और बाप बनने के बाद, और आप सिर्फ अपनी औलाद को लेके सोच रहे होते हैं, उसकी नींद, उसका आराम, उसका फ्यूचर, उसकी खुशी, उसकी हेल्थ। आपका दारो मदार ज़िंदगी का बस अपनी औलाद के इर्द गिर्द घूमता है। अब अगर मैं ये बात करूं कि इतने 2-3 दिन से इतनी डिप्रेस थी मैं कि मैं ये बात भी नहीं करना चाह रही थी ऑन स्क्रीन, लेकिन आज थोड़ी मेरी हिम्मत आई तो मैं अफसोस करना चाहूँगी उस बच्चे के माँ बाप से जिनका बच्चा जो है वो गटर में गिर गया और उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह मियाँ उसको जन्नत में आला मुकाम दे, उसके माँ बाप को हिम्मत दे, सब्र दे, जो कि एक बहुत मुश्किल बात है। ये किसी भी माँ बाप को तसल्ली देना जिनका 3 साल का बच्चा जो है वो इस सानहे से और इस मुश्किल वक्त से वो लोग इस वक्त गुज़र रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ बस हम सब उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि उनको हिम्मत दे। सो एज़ पेरेंट आप भी और मैं भी उनका दर्द महसूस कर सकते हैं। शायद 50% ही सही, लेकिन हम ये बेयर कर सकते हैं कि एक 3 साल के बच्चे को अगर कुछ हो तो बस माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है, और जब वो इस दुनिया में ही नहीं रहे और वो इतनी तकलीफ़ दे मौत जो है वो उसको मिले। अल्लाह मियाँ बस माफ़ करे, सारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि बच्चों की हेल्थ, बच्चों की मेंटल हेल्थ, हर चीज़ को लेकर आजकल माँ बाप बहुत परेशान हैं। पहले तो बाकी चीज़ें होती थी, उस चीज़ की परेशानी थी, एक चीज़ नई ऐड हो गई है, वो है बच्चों की मेंटल हेल्थ, बच्चों का डिप्रेशन। एक छोटा सा बच्चा भी आके ये कहता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है। हमने तो कभी अपने वालिदैन से ऐसे नहीं कहा, लेकिन आजकल का बच्चा ये आके बोलता है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, अम्मी मुझे बहुत सैड फील हो रहा है, मैं डिप्रेस हो रही हूँ। छोटे छोटे बच्चे आजकल माँ बाप से आकर ये कहने लगे हैं, और ये वजह क्या है? ये वजह तो पहले भी होगी, लेकिन पता अब चलने लगा है। अब जैसे आप देखें कितनी फ्रस्ट्रेशन है, महंगाई अगर आप ले लें, महंगाई हो गई, रिलेशनशिप ले लें या कोई और चीज़, एक अजीब सा दौर चल रहा है बहुत, जिसको मैं एक स्लैंग यूज़ करती हूँ, हड़ाबड़ी, बहुत ही पैनिक वाला दौर चल रहा है। और उसकी वजह से स्ट्रेस औरत को भी है और मर्द को भी है। मर्द जब ऑफ़िस में काम करता है तो उसको ऑफ़िस की स्ट्रेस है, औरत जब घर में है या फिर वो बाहर है उसको खर्चे के स्ट्रेस हैं, उसको पूरी जिम्मेदारियों के स्ट्रेस है। और वो स्ट्रेस कभी ना कभी मर्द और औरत एक दूसरे पर निकालते रहें। घर में जब लड़ाई झगड़ा, माहौल ख़राब होता है, ज़िंदगी की क्वालिटी बुरी होती है, तो उसका असर डायरेक्टली बच्चों पर पड़ता है। आपको लगता है कि आपने कमरा बंद कर दिया, आपके शोर शराबे की, अपनी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आपकी औलाद को नहीं जा रही, ऐसा नहीं होता। उसको आवाज़ ना सिर्फ कानों तक पहुंच रही होती है, बल्कि वो आवाज़ें उसके दिल पे लग रही होती हैं, और वो दिल पर उसका एक ट्रॉमा बिल्ड कर रहे होते हैं। आप सब शायद चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे होंगे। वो चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है, वो माँ बाप की लड़ाइयों से पैदा हो सकता है, वो चाइल्ड अब्यूज़ से हो सकता है, वो कोई भी ऐसी सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो उससे हो सकता है, अंधेरे में बच्चे को डराने से या छोटी छोटी चीज़ों से डराने से हो सकता है। ये बात जाके बड़े होने के बाद समझ आती है, जब आप वो डिप्रेशन पाल पाल के आप एक ऐसे शऊर वाली टाइम पर पहुंच जाते हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि ज़िंदगी में आपकी जो टूट फूट हो रही है इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं, या आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा है। और तब आप अपने ट्रॉमास को फेस करते हैं, फिर आपको याद आता है कि वो जो बात थी उसकी वजह से मैं ट्रॉमा में हूँ, रहा, और
मुझे लगता है कब्र तक रहूँगा। तो आज इस बात के बारे में बात करना ज़रूरी है, इसको नॉर्मलाइज़ करना ज़रूरी है कि ऐसा होता है। कभी कभार बच्चे ड्रामा नहीं कर रहे होते। किस तरह अपनी फ्रस्ट्रेशंस, माँ बाप किधर निकालें फ्रस्ट्रेशंस, और अगर वो माँ बाप अपने घर में नहीं निकालें ये सोच के कि बच्चों को ट्रॉमा होगा तो वो क्या करें, वो किस तरह अडल्ट अपने ट्रॉमास को कैसे फेस करें, अपनी फ्रस्ट्रेशंस को कैसे फेस करें, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे। मिलजुल कर एक गोल मेज़ टेबल के ऊपर हम बात करेंगे ताकि उससे फ़ायदा आप भी उठा सकें। आइए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ज़रूरी प्रोग्राम में फिर हम सब मिलकर बैठते हैं सर जोड़कर कि क्या करना है हमें इस ज़िंदगी में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको बताया कि आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट शो है, तो जो भी पेरेंट्स हैं वो इस वक्त टाइम निकाल के टीवी के आगे बैठ जाइए ताकि थोड़ा बहुत कुछ सीख सके इस प्रोग्राम के ज़रिए। आज हमारे साथ जो दो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक तरफ मेरे ज़ाहिर है हमेशा फ़ीमेल और मेल एस्पेक्ट्स और उनकी जो सोच है वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ मेरे सुनीता मार्शल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तरफ मेरे फैज़ान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मॉर्निंग शो के फेवरेट वो नहीं मेल मेंबर जो ग्रीन फ्लैग्स वाले गोल्ड मेंबर्स। ये अच्छी बात है। जैसे आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर है हमारे पास एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम खाली हम अपने एक्सपीरियंसेस तो नहीं शेयर कर सकते, एक एक्सपर्ट जो कि हर चीज़ सीख साख के इस जहाँ पे भी वो मौजूद हैं, जिस ओहदे पे वो पहुंची होती हैं। सो हमारे साथ इस वक्त साइमा हाशिम है जो कि साइकोथेरेपिस्ट एंड लाइफ कोच है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ऑल गुड, ठीक ठाक? जी में जैसे आपने देखा आज का टॉपिक वालिदैन की फ्रस्ट्रेशन जब वो घर में निकलती है तो बच्चों पे असरअंदाज होती है और फिर उसके बाद बच्चे उस ट्रॉमा से गुजरते हैं, जिसे चाइल्डहुड ट्रॉमा का नाम दिया जा सकता है, या फिर आगे डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं। सो ये है हमारे आज की शो का टॉपिक। इससे पहले कि हम जनरल गुफ्तगू करें, या तो मैं जो मेरे पास इस वक्त मेहमान हैं उनसे बात करूं, या क्या कहती हैं आप? पहले बात वहाँ से जनरल वहाँ से निकल आएगी। निहाल हमारे साथ बैठे हैं। और अस्सलाम वालेकुम निहाल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हाँ। निहाल आपकी क्या उम्र है इस वक्त? मेरी उम्र 25 साल है। तो आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहेंगे हमसे? जी बेशक। असल में बात यह है कि मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ और डिप्रेशन मेरे साथ कुछ इस तरह है कि अजीब ख़तरनाक किस्म के शैतानी ख़यालात आते हैं, और ऐसे ख़यालात होते हैं कि नाक़ाबिल बयान है। और कभी कभी ख्वाब में भी कभी ख़तरनाक ख्वाब भी आते हैं, और ख्वाब ऐसे होते हैं कि कोई मेरी जान लेने वाला है, कि मैं सोया हूँ तो कोई मेरे सर पे सवार है, या मेरे पेरेंट्स मेरे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, या कोई ऐसा बंदा जो मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मेरी जान लेने वाला है। और सिर्फ ये ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकी उस अपना ज़िंदगी मेरे साथ होता है। और इस तरह होता है कि कुछ अक्सर मेरे को एक धचका लगा रहता है, मेरा दिल घबराया हुआ होता है, जहन अजीब उलझन में वो होता है कि कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है, कोई मेरी जान ले रहा है, घर में कुछ। ये मेरे साथ कम से कम 6 साल हो गए। 6 साल हो? जी उससे पहले इतना नहीं होता था। जब आप छोटे थे तब ऐसा कुछ क्यों होता था? नहीं उस वक्त इतना नहीं होता था। और दूसरी बात यह है कभी कभी ये डिप्रेशन इतना वो होता है कि मन करता है कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मन करता है छत से कूद जाऊँ, नाइफ लेके। दिखाते हैं जी? किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं आप? कोई नहीं, अभी तक मैंने किसी साइकोलॉजिस्ट से रुजू नहीं किया, मगर मैं चाहता हूँ कि रुजू करूँ और अपने इस मसले का हल निकालूँ। लेकिन आपने कभी कंट्रोल खुद से करने की कोशिश की है कि मतलब मैं असल में मैंने कंट्रोल इस तरह की है कि अक्सर कभी ख्यालात आते हैं तो नमाज पढ़ता हूँ। माशाल्लाह मैं 5 वक्त की नहीं पढ़ता, मगर जब भी टाइम मिले 2 से 3 वक्त की पढ़ता हूँ। कभी क्या बोलते हैं अपने मोबाइल में सूरह यासीन की तिलावत लगा देता हूँ, आयतुल कुर्सी की तिलावत लगा देता हूँ, कभी सूरह यासीन खुद से पढ़ता हूँ। काम भी करते हैं आप कोई? जी मैं फ्रीलांसर हूँ, घर बैठे मैं काम करता हूँ, मेरी अपना होम जॉब है। आपको क्या लगता है कि ये जो कैफियत आपकी है वो किस वजह से हुई है? कभी आपने ये सोचा? मैं मसले मेरी कैफियत जो है ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे माँ बाप का है, मेरे पेरेंट्स का है। वो अक्सर बहुत लड़ते हैं घर में, और उसकी वजह से मेरा बचपन से आपने उनको लड़ते हुए देखा? जी जब से होश संभाल है उस वक्त से देखा है। और उस वक्त लड़ाइयाँ ऐसी नहीं थी कि उस वक्त ऐसी लड़ाई होती बंदा बर्दाश्त कर लेता। अब उनकी लड़ाइयाँ दिन ब दिन
इतनी बढ़ गई हैं कि नाकाबिले बयां है, और मन करता है कि बंदा घर छोड़ के निकल जाए। आपने कभी कहा है उनसे कि इससे मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैंने मैं बोला है, मैंने काफ़ी उनको समझाया है, प्यार से समझाया, बिठा के समझाया है खूब। मैंने उनको प्यार से ये बोला है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये गलतियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ जाए और कुछ हमारे साथ बुरा हो जाए। कम से कम आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, हमें तो अपनी ज़िंदगी सुकून से जीने दें। आपको मारते भी थे जी। बचपन में? मारते थे अम्मी अब्बू? नहीं नहीं, मारा नहीं है? लाना करें, माँ बाप की मार तो खुद खाई है, कभी पेरेंट्स में हाथ नहीं उठाया। नहीं, आपने पेरेंट्स कह रही है, वो कह रही है कि वो आपको मारते मारा थे है आपको? अम्मी अब्बू ने कभी? जी जी, लड़ाई में, गुस्से में? जी जी, अपना गुस्सा उतारा? फादर ने तो इतना नहीं, मदर ने यानी काफ़ी यानी अपना गुस्सा मुझ पे बहुत उतारा है, जब भी आज मैं जिस मुकाम पे इसी वजह से। अल्लाह। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये है कि अपने आप को मैंने संभाला और मैंने ग्रेजुएशन कर ली अपने टाइम पे, और अभी आगे भी मैं पढ़ना आपके चाहता और हूँ। बहन भाई हैं? जी, हम 2 भाई हैं। और दूसरे भाई सही हैं? जी जी, वो भी माशाल्लाह सही है, वो भी डिप्रेशन के मरीज़ हैं, मैं इतने नहीं है, मुझ पे ज़्यादा लाग हुआ है। आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? जी बड़े हैं, हम 2 ही भाई हैं, मैं छोटा हूँ, मुझसे वो बड़े भाई हैं। और मसला ये है, उन पे इस वजह से डिप्रेशन का मर्ज़ ज़्यादा लागू नहीं हुआ कि माँ बाप हमेशा उनको ज़्यादा अहमियत देते थे, मुझे नहीं। और ये मैं अक्सर अपने पेरेंट्स को बोलता था क्या वजह है, चले अच्छी बात है, वो दुनिया में मुझसे पहले आए, एक बड़े होने का रुतबा रखते, सही है, आप उनको अहमियत दें, मगर मुझे भी तो वो करें। ये एहसास कमतरी भी यानी कि मेरे जहन में काफ़ी सवार हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो क्या करते हैं बड़े भाई आपके? बड़े भाई जो होते हैं वो अपना शिपिंग कंपनी जॉब करते हैं, उनकी जॉब अच्छी है, वो घर में सपोर्ट भी अच्छे करते हैं। और मेरी इनकम इतनी नहीं है, मैं जितना हो सके घर में काफ़ी यानी कि सपोर्ट करता हूँ। मेरे भाई की सपोर्ट ज़्यादा है, हो सकता है यही एक वजह हो सकता है मेरे पेरेंट्स उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सारी ज़िंदगी से तो ऐसा नहीं होगा ना? सही ये फील आप कब से करते हैं? बचपन से? क्यों उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है? और नहीं, हाँ, ये समझे जब से हो संभाले, जब से मैंने देखा है, और अक्सर ये मेरे सामने हुआ है, मेरे आंखों देखा है कि उनको अहमियत ज़्यादा दी गई, मुझे नहीं। साइमा, देखें हमारे पास हर तबके के लोग होते हैं, तो हर कोई जैसे ये अब जान पाए हैं, थोड़ी अवेयरनेस फैली है कि इनको डिप्रेशन है, अभी भी अपना इलाज नहीं करा सकते, लेकिन इनको क्योंकि इतनी सोशल मीडिया पर और हर जगह शोज़ में इतनी बात होती है कि अब थोड़ी अवेयरनेस लोगों को होना शुरू हुई है। तो क्या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो तबका, वो कैसे किससे रुजू करें, वो किस तरह अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें? ऐसे तो बहुत सारे लोगों की हम सुनते हैं कि छोटी सी उम्र में उन्होंने जी अपनी जान ले ली, या जो इस तरह की बातें हम सुन रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं ज़रा इनकी ना साइकोलॉजिकल क्लैरिटी थोड़ी सी दे दूँ। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत छोटे थे, जब से होश संभाला है देखा यही, लेकिन ये होश संभाले से पहले ही शुरू हो जाता है। एक चीज़ होती है फीटल प्रोग्रामिंग। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो 6th वीक से प्रोग्रामिंग बच्चे की शुरू हो जाती है। फीटल कहते हैं उस बच्चे को जो वूम में होता है। माँ की इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ जो है, उसका जो एनवायरनमेंट है, जो न्यूट्रिशनस जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे बच्चे के ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होते हैं कि इसने ज़िंदगी में इसके ब्रेन और इसकी बॉडी ने कैसे वर्क करना है। तो ये वहीं से स्टार्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी में ही। Yes. वो बच्चा सब सुन रहा होता है, कहने को अगर आसान सब एब्जॉर्ब, क्योंकि वो उसकी फीटल प्रोग्रामिंग हो रही होती है ना, ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा होता है। एक पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ कहना चाहती हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि माँ का जो मेंटल स्टेट है वो असरअंदाज होता है, बाप का भी होता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो रिसर्चेस प्रूव करती हैं वो ये है कि माँ और बाप दोनों रोमांटिक और इंटीमेट रिलेशनशिप में होते हैं। इसलिए बाप की जो मेंटल स्टेट होती है या फिज़िकल हेल्थ जो भी है, वो माँ को इन्फ्लुएंस करेगी और माँ की डायरेक्टली बच्चे को करेगी, क्योंकि माँ की इन्फ्लुएंस करी अपनी वूम को, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सारे हार्मोन्स जो हैं बॉडी में जा रहे होते हैं। वूम बॉडी का पार्ट है और बच्चा वूम के अंदर है, तो ये वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बहुत हल्का लेते हैं। और यही रीज़न है कि घर में 2-4 जितने भी सिबलिंग्स होते हैं, ये बात होती है ना, सबके मिजाज अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग है? कभी हमने सोचा है इसलिए क्योंकि हर प्रेगनेंसी में माँ की मेंटल स्टेट, फिज़िकल स्टेट और घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, इसलिए सबका मिजाज भी अलग अलग होता है। अब आते हैं आफ्टर बर्थ। यानी इमेजिन कि जब बच्चा वूम में है तब इतना ज़्यादा उसके ऊपर असर हो रहा है माँ बाप के बिहेवियर का, तो जब फिज़िकली पैदा होकर उस एनवायरनमेंट में होगा तो उस टाइम वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और ये बचपन से एब्जॉर्ब करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा
कि रिसेंट टाइम्स में इन्होंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि इनको डिप्रेशन है, वो इतने सालों से अक्यूमुलेट होता जा रहा है अंदर, होता जा रहा है अंदर। इन्होंने सप्रेस किया क्योंकि सप्रेस करना ही इनके पास ऑप्शन था, बिकॉज एक जो बच्चा होता है ना वो बहुत हेल्पलेस होता है, वो क्या कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। पेरेंट्स तो अथॉरिटी फिगर होते हैं ना, तो बच्चा तो पावरलेस होता है, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि मैं खामोश रहूं। और दूसरी चीज़ ये कि वो हमेशा बच्चा ये फील करता है कि घर में माँ बाप की लड़ाई हो रही है या कुछ भी डिस्टर्बिंग सिचुएशन बन रही है वो मेरी वजह से है। साइकोलॉजिकली वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है। इसीलिए मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रही थी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख रही कि वो इट क्लियरली शोज़ किसी आम इंसान को भी कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट इन हिज लाइफ, कुछ है। मतलब वो सेल्फ इस्टीम इतनी लो उनकी लग रही है, बॉडी पोस्चर से, फेस से वो लग रहा है कि परेशानी है, कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस का शिकार हैं, वो क्लियरली बात पता चली है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये सब जो आपके साथ हो रहा है ये आपका नहीं है, आपके पेरेंट्स का दिया हुआ है, ये उनका बैगेज है जो आप उठा रहे हैं। एक तो अपने आप को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं समझें। सेकेंडली आपने कहा कि डिप्रेशन, तो मैं आपकी बात फेस वैल्यू पे लेती हूँ, आप ये फील कर रहे होंगे, इसके सिम्टम्स भी आपने पढ़े होंगे, आपको लग रहा होगा, मगर फिर भी डायग्नोज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन के स्पेक्ट्रम पे आप कहाँ हैं। स्पेक्ट्रम मतलब एक लेवल होता है, इस लेवल पे, इस पे, इस पे, इस पे, किस पे हैं, पैमाना, जैसे हम उर्दू में हर चीज़ का पैमाना होता है, अच्छाई का भी, बुराई का, मोहब्बत का, नफ़रत का, हर चीज़ का पैमाना होता है, ठीक है। तो आप डायग्नोज करवाइए, राइट। पहली चीज़ तो ये है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कभी भी ये कोशिश मत करें कि नहीं मैं अपने पेरेंट्स को बेहतर करने की कोशिश करूं, वो उनकी जर्नी है, आप फोकस अपने ऊपर कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई है, उनको अभी तक नहीं आई है, तो आप लकी हैं। आपको करने की ज़रूरत ये है कि अपने कोई ऐसे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स हों जिनके साथ आप बात करें, जो ऐसे लोग हों जो आपके दुख को, आपकी तकलीफ़ को रिस्पेक्ट दे सकें, आपको सही से जज नहीं करें। एक्जैक्टली, रिस्पेक्ट, दैट इज़ वाई सेड कि रिस्पेक्ट दे सकें, क्योंकि दुख को भी इज्जत देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज़ अगर आपसे हो सके, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं अगर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता, किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाइए, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतने जो डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं, बरसों से आपके अंदर चल रहे हैं, उसको आप अकेले प्रोसेस नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत सारी NGOs हैं, आप गूगल कर सकते हैं जो आपको उसमें हेल्प कर सकती हैं। काफ़ी NGOs काम करती हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट जो हैं वो चार्ज नहीं, मेंटल हेल्थ की अब हेल्पलाइन भी है। हाँ। सो मैं ये सिर्फ इनके लिए नहीं कह रही, बल्कि मैं वो सारे लोग जो उस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे हमारा प्रोग्राम, और वो ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं पैसे अफोर्ड कर सकते, ये तो थोड़ा महंगा इलाज होता है, तो उन सब के लिए अवेयरनेस है कि वो गूगल पे, बल्कि मैं भी कुछ सर्च करती हूँ और मैं फिर अभी यहाँ पे बैंड भी चला देती हूँ कि आप कुछ ऐसे NGOs हैं जो हेल्प कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाह रही थी। अक्सर ये जो लोग जाते हैं, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो उनको कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो दवाइयों पे नहीं जाना। तो आपको लगता है ना कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि मतलब अगर आपको ज़रूरत है दवाई लेने की तो वो ज़रूरी है। हार्मोन्स डिसबैलेंस हुए हुए हैं, हाँ। तो उनको थेरेपी, देखिए हमेशा कई बार ऐसे केसेस जो सीवियर हैं उसमें थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों हैंड इन हैंड काम करते हैं, वहाँ से मेडिकेशन चल रही होती है। लेकिन यहाँ पे बात जो है ना, लोग खुद से बहुत कुछ अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए वो जो है ना, सर दर्द हुआ, बुखार हुआ तो फके ले लेंगे गोलियों के, ठीक है, उसमें कुछ नहीं कि मसला नहीं है, बुखार के लिए ले रहे हैं। लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी क्योंकि वो अंदर से विलिंग नहीं होते, तो वो ना करने के बहाने ढूंढ रहे होते कि नहीं नहीं दवाइयाँ दे देंगे, दवाइयाँ दे देंगे। तो यू नेवर नो, हो सकता है ना दवाइयाँ दें आपको। हाँ, सबसे पहले आप थेरेपिस्ट के पास जाइए। अच्छा, मैं ऑडियंस को फिर से एक दफ़ा ये बता दूं, साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो दवाइयाँ देता है, साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो थेरेपी करता है। सो इसीलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन लोग अक्सर दोनों को सेम समझते हैं। लोगों को डेंटिस्ट और डर्माटोलॉजिस्ट का फ़र्क तो पता है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट का फ़र्क नहीं पता। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा इनकी इन बातों से, कि एक चीज़ होती है सिबलिंग राइवलरी, which I felt is there in this case, कि आप अपने बड़े भाई से ही
ऐसे हो जाते हैं। वो पेरेंट्स जो हैं वो ऐसा कर देते हैं कि एक को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरे को तवज्जो नहीं देते। ये इतनी गलत चीज़ है और ये खुद वालिदैन डालते हैं बच्चों में कि एक को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, एक को नहीं देते, तो फिर वो ऐसा रिजल्ट बन जाता है कि आप अपने ही भाई से या अपने ही सिबलिंग से नफरत करना शुरू हो जाते हैं जस्ट बिकॉज वो ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड हैं या वो बड़े हैं या वो घर चला रहे हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दूसरे बच्चे में या किसी और सिबलिंग में कोई क्वालिटी नहीं है, वो नहीं है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे लगता है कि हमारे घर में बड़ी आम बात है ये। बहुत आम है। अपने बड़े भाई को देखो, तुम कहाँ किस पे चले गए, उसको देखो वो तो ऐसा नहीं करता। हमारे घर में ये आम मिसालें दी जाती हैं। और वो ना आप फीड कर करके ना वो एक राइवलरी क्रिएट कर देते हो कि वो दूसरा वाला जो है ना फिर वो समझता है कि अच्छा मुझे सबसे पहले तो इससे लड़ना है। हाँ। और वो बचपन से भी शुरू हो जाती है, यू नो, वो ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है, वो खामोश है, वो ऐसा है। यानी कि आप मैसेज दे रहे हैं अपने बच्चे को क्लियरली दैट यू विल बी रिस्पेक्टेड एंड लव इफ यू बिहेव इन अ सर्टेन वे। ओनली व्हेन यू अचीव दिस वे। मतलब आप पूरा उसको रूल्स बता देते कि ऐसे ऐसा करोगे तुम्हें इज्जत मिलेगी और प्यार मिलेगा, दैट्स ऑल। ऐसे ही है, which is very unfortunate। हम अपने हाथ से करते हैं ये बच्चों के दरमियान। अच्छा, तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो सिबलिंग राइवलरी और दूसरी जो है वो जो पेरेंट्स लड़ते हैं आपस में और हाथापाई भी करते हैं इनके पेरेंट्स। तो ये दो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में है जिन्होंने जो पॉइजन कर रही हैं इनकी ज़िंदगी। और वो अक्सर पेरेंट्स, जब मैंने देखा है पेरेंट्स को लड़ते हुए, वो बच्चों के ऊपर ही लड़ रहे होते हैं। तुमने बच्चे को सही पढ़ाया नहीं इसलिए वो फेल हो गया, एक दूसरे को ब्लेम करते हुए। जब आप माँ बाप बच्चे के ऊपर ही लड़ रहे हैं तो बड़े हो के बच्चे में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी सिर्फ आपकी उस झगड़े की वजह से। वो ब्लेम गेम हर घर में होता है, बहुत आम होता है। तुम्हारी वजह से गिर गया, तुम्हारी वजह से नंबर कम आ गए, तुम्हारी वजह से जो है वो तमीज़ नहीं सीखी, उसको कुछ तमीज़ सिखाओ। सो अक्सर हमने तो यही देखा है हर घर में कि वो ब्लेम गेम के चक्कर में और बच्चे जो हैं वो यही डर सहमे हुए होते हैं कि मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं। मैं आप दोनों से पूछूंगी, लाइक एज पेरेंट्स, ज़ाहिर है हम पेरेंटिंग सीखते हैं क्योंकि वही वाली बात है ना, बच्चा होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी सीखते हैं। हम भी तो बड़े हो रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। हम भी गलतियां करते हैं कि अच्छा जी पहले बच्चे के सामने हम लड़ लिया और हमने देखा एकदम कि अच्छा वो सहमा तो हम थोड़े सब हिले कि नहीं भाई अगली दफ़ा हम ऐसा नहीं करेंगे। सुनीता, तुम्हारी ज़िंदगी में कब ऐसा स्टेज आया? अब एक तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले पेरेंट्स को ख़ुद को कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है और करनी चाहिए कि वो कभी भी बच्चों के सामने ना करें ऐसी चीज़ें। अच्छा, हमने भी अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें हम कर जाते हैं जो आपको पता नहीं चलता, लेकिन लेटर ऑन यू रियलाइज़ कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया। मैं अक्सर ये बात का जिक्र करती हूँ, वो जो मैंने पिंजरा ड्रामा किया था, तो जब मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा ये तो मैं भी कर रही हूँ और ये गलत है। सिबलिंग्स को आपस में कंपेयर कर देना कि मेरी बेटी जो है वो ज़रा पढ़ने में ज़्यादा अच्छी थी और बेटा ज़रा पीछे था, तो मैं उसको कहती थी देखो वो तुमसे छोटी है और उसको याद है स्पेलिंग्स और आपको याद नहीं हो रहे। तो ये बड़ी गलत एक चीज़ है, दोनों को कंपेयर करना। खैर वो मैंने फ़ौरन से उसको फिर अपना ओवरकम किया, मैंने उसको सही किया। तो वही बात है कि आप भी ग्रो कर रहे हैं, आप भी लर्न कर रहे हैं, लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया इतना वास्ट है, आपकी लर्निंग भी वास्ट हो रही है, तो इतने प्रोग्राम्स होते हैं, आप कर रही हैं इस पे, और भी बहुत सारे लोग करते हैं, इतनी अवेयरनेस आ रही है, तो पेरेंट्स थोड़ी सी कोशिश करें ना। ठीक है, हमारे यहाँ दुनिया में बहुत स्ट्रेस है, बहुत मुश्किल है, मतलब आप थक जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, और उसके बाद जब बच्चा आता है वो तंग कर रहा है, वो रो रहा है, लेकिन वही बात है कि आप अपना गुस्सा अपने बच्चे पे नहीं निकाल सकते। तो ये पेरेंट्स की तरफ से कॉन्शियस एफर्ट होती है कि अब जितना मर्जी बच्चा तंग कर रहा है और जितना मर्जी आप थके हुए हैं, आपने अपना गुस्सा बच्चे के ऊपर नहीं निकालना। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, घरों में प्रॉब्लम्स है। अगर आपकी सास से नहीं बन रही या आपकी मियाँ से नहीं बन रही, तब माएँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा अपना गुस्सा बच्चों पे निकालती हैं। तो ये तो आई थिंक माओं को बहुत ज़्यादा, माओं को एजुकेट करने की ज़रूरत है, बाप को भी दोनों को। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। एज फादर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको डिस्कस करना मुझे तो लगता है रोज़ ज़रूरी है, ताकि माइंडसेट चेंज हो कि भाई बाकी सारी बीमारियों के अलावा एक मेंटल हेल्थ भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ अहमियत रखती है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है।
बल्कि दिमाग कहते हैं ना, दिमाग की हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो पूरी बॉडी चलाता है आपकी। सो जब वो दिमाग ही नहीं सही काम करेगा तो कैसे बॉडी और बाकी सब चीज़ें चलेंगी। तो अपनी ज़िंदगी अच्छी चलाने के लिए आपका दिमाग का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। सो हम बात कर रहे थे कि माँ बाप की लड़ाइयों का असर जो बच्चों पे होता है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकलती है, उससे उन बच्चों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ सकती हैं, किस तरह की ज़िंदगी की तरफ उनकी डायरेक्शन जा सकती है। हम इस बारे में बात कर रहे थे। हमने सुनीता की पॉइंट ऑफ व्यू लिया। अब हम चाहते हैं फैज़ान आज आप जो है मर्दों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, सिलसिला ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है बच्चे जो होते हैं ना वो आपका मिरर होते हैं। व्हाटएवर यू सी इन योर किड्स, यू आर डूइंग इट समवेयर और द अदर। अगर वो कुछ कह रहा है, अगर वो कुछ कर रहा है या कर रही है, आपने कहीं ना कहीं वो किया है और वो ही आपको दोबारा नज़र आ रहा है। तो और जहाँ तक लड़ाई की बात है, जाहिर सी बात है हर जगह नोक-झोंक होती है, इसमें कोई वो नहीं है। बट एज अ फादर आई हैव मेड श्योर, मैंने अपनी वाइफ से बात, हमने एक बात डिसाइड की हुई है कि इफ देयर इज समथिंग, एक तो कम्युनिकेशन इज़ द बिगेस्ट टूल दैट यू कैन यूज़, नो मैटर क्या मसला हो। और यही चीज़ हम अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं रोज़ाना के तौर पे कि जी कम्युनिकेट करें, बात करें, मसला है तो बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। हमने उसमें एक चीज़ डाली है कि कोई भी चीज़ बाबा और मम्मा से छुपी हुई नहीं है। हमने उसको एक चीज़ सिखाई हुई है कि आपके फोरहेड पे मम्मा पढ़ लेती हैं क्या मसला है, एंड शी टेल्स हर कि मम्मा आपको तो मेरे फोरहेड पे नज़र आ रहा होगा ना। तो जाहिर सी बात है नज़र तो नहीं आ रहा होता, बट वी ट्राई कैसे कि अच्छा ये क्या बताना चाह रही है हमें, एंड फिर हम उससे वो निकलवा लेते हैं। तो आप, मुझे लगता है, और ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि अगर बच्चे का जो बिहेवियर है वो माँ की जिम्मेदारी है, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप खास तौर पे बेटियों के लिए, क्योंकि मैं बेटी वाला हूँ तो मुझे पता है कि जो कॉन्फिडेंस है ना वो बाप से आता है। बिल्कुल। अगर उसका बाप उसको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, बेटियों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक तो जब अगर आपकी नोक-झोंक है उसको बंद कमरे में करें, कोशिश करें कि बच्चा वहाँ मौजूद ना हो, और अगर उसके सामने भी करें, मुझे मसला नहीं है उसके सामने, ऐसे करें कि किसी एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट ना हो रही हो। क्योंकि अगर वो बच्चा देख लेता है कि अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कि बेटे बड़े होकर मारना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बाप को मारते हुए देखा होता है। कहते हैं शायद हम भी ये कर सकते हैं। वही वाली बात कि आप वो सुपीरियर बना देते हैं उनको बिला वजह। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो प्यार से बात करें, कम्युनिकेट करें। अगर हमारी भी कोई नोक झोंक हो रही होती है, डिस्कशन हो रही होती है, एंड हादिया इज देयर, वी मेक श्योर कि हम रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से बात कर रहे हों, एंड वी डिस्कस इट एंड वी गेट ओवर इट। पहली बात। दूसरी बात ये कि अपने बच्चे को, वो बड़ी मशहूर मिसाल है कि आप सोने का निवाला तो दे लेकिन शेर की निगाह भी रखें। हम लोगों ने ये नहीं किया हुआ कि जी माँ ही गुड कॉप है और बाप ही बैड कॉप है। हम अक्सर ये करते हैं, और कभी कभी ख़वातीन से हो जाता है कि वो कहती हैं जी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा होता है बच्चा तो बाप को बैड कॉप बना दो, विच इज़ रॉन्ग। बेटा मैं भी, लेकिन फैज़ान मुझे ऐसा लगता है कि जो बेटियां या बच्चे जो हैं, जब वो फादर की ना टोन, शायद आवाज़ ऐसी होती है कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना वो नेचुरली हल्का सा, अब जैसे बिकॉज मैं तो हसन को देखती हूँ ना, अब हसन बिल्कुल नहीं डांटता बच्चों को, और वो मेरे से डांटता भी हूँ, बट आई मेक श्योर कि मेरी टोन कभी ऐसी ना हो जिससे वो डरना शुरू हो जाए। मगर मैं तो हैरान इस पे हूँ कि मैं फिर भी डांट देती हूँ। हसन तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, लेकिन फिर भी वो हल्का सा ना एक डर है उनको हसन का। देखिए वो बुरी बात नहीं, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ ये नेचुरली भी हो जाता है कि बाप से बच्चे थोड़ा सा, मतलब माँ से थोड़ा ज़्यादा क्लोज रह जाते हैं और बाप से हल्का सा डरते हैं। क्या वजह है वैसे? अगर मैं नेचुरली पूछूं, नेचर वाइज, जैसे ये कह रही हैं कि हसन डांटता भी नहीं, और जैसे मैं अपने बारे में भी कहूँ कि मेरे मियाँ भी जो है पर्सोना भी होता है, और एक मेरे मियाँ ने भी बच्चों पे कभी हाथ भी नहीं उठाया। मैं तो चपत वपत लगा दी और मैं गुस्सा कर ली, लेकिन फिर भी वो बाप से ही ज़्यादा डरते हैं। हम चीखते चिल्लाते रह जाए, हमारी वो से नहीं होती जो अब्बा की होती है। क्या वजह? मदर्स जैसे घर में बिहेवियर मैं डेली रूटीन से बताती हूँ। कैरी होती है ना, फादर ने ऑफिस से या किसी भी काम से आना है, ठीक है, तो बाबा आगे अब ये कर लो वो कर लो, बैठ जाओ, इस तरह से बच्चों को कॉन्शियस करती हैं, ठीक है ना। आप ट्यूनिंग कर रहे होते हैं ना उनकी कहीं ना कहीं, अपनी तरफ से डिसिप्लिन सिखा रही हैं। बाबा हैं कौन जिनके लिए इतने बड़े चेंजेस हो रहे हैं, यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। माँ अपने लिए तो नहीं बताती कि मैं अभी आ रही हूँ तो तुमने चुप करके बैठ जाना है। यहाँ पे ये भी सिखाते हैं कि बाबा आ रहे हैं तो उनसे पहले फ़ौरन से कोई बात नहीं करना, कोई काम होता है बच्चों को, कोई स्कूल की बात करनी होती है। अक्सर मैं बेहतियाती में ये भी कह देती हूँ, नहीं डैडी गुस्सा हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर ये नहीं करना है ना। तो व्हाट इज हम लोग जाने अनजाने बोल जाते हैं। आप ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, बच्चों में ये बात बैठ जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी बिहेवियर किसी एडल्ट का या बच्चे का होता है,
देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। Yes. बगैर रीजन के कुछ होता ही नहीं। True that. कई बार लोग कहते हैं ना ऐसे ही पता ही नहीं चला, वो पता आपको नहीं चला लेकिन उसका रीजन है। और बच्चे बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, ऐसे ऑब्जर्वेंट होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। course. वो ऐसे मौके पे ऐसी बात बोलेंगे आप सोचेंगे यार ये इसने कब देखा सोचा, और वो आपको याद आ जाता है कि यार मैंने कहीं ना कहीं ये बात कही थी। और ये जो हम पिछली बात कर रहे थे उस पर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ना सबकॉन्शियसली ये भी नोट करते हैं कि डिसीजन मेकिंग किसके पास है। वो देखते हैं ना कि सिर्फ बाबा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो वो उनके जहन में आना चाहिए अच्छा यार यही डिसीजन मेकर है तो ये अथॉरिटी ही इज द अथॉरिटी। So that is why. So it is very important कि बहुत सारे डिसीजंस आपकी मदर भी लें। जैसे हमारे केस में हम कोशिश करते हैं कि ये बैलेंस रहे बात कि जी जितने डिसीजन मैं ले रहा हूँ उतने डिसीजन माँ भी ले, सो दैट इट्स इक्विवेलेंट फॉर एवरीबॉडी, इट्स इक्वल फॉर हर। इस वजह से कई घरों में ना बच्चे इतने ज्यादा क्लेवर हो जाते हैं कि वो गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। वो ज्यादा बाप से बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत सारी जैसे पिकनिक पे जाना है, कोई फ्रेंड्स के साथ आपने हैंग आउट करना है, तो मदर्स ये कहती हैं कि बाबा आएंगे ना उनसे पूछना है, तो उनको पता है कि भाई मतलब इसको तो मैंने ये तो कुछ इसमें भी इस बात में भी ना पेरेंट्स एक गलती करते हैं कभी कभी। ये होता है कि जब बच्चे आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं ना, तो वो क्या होता है कि अगर बीवी ने मना किया तो बाप इजाजत दे देता है। इससे बच्चा समझता है कि अच्छा बॉस ये है रास्ता, या फिर अगर बाप मना करे तो बीवी इजाजत दे देती है। पॉज लें और कहें कि ठीक है बताते हैं, और दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लें। कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ लेट मी डिस्कस इट विद बाबा एंड आई विल लेट यू नो। अच्छा, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर वो कहती है ना आगे जैसे चॉकलेट एक हमारे यहाँ हुआ है कि एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम है इतना ही चॉकलेट खा सकते हैं जो भी, वो आके मुझसे पूछेगी कि बाबा मम्मा ने चॉकलेट खाने से मना किया है, आप मैं खा लूँ? तो मैं पूछता हूँ कि पहले पता करें उन्होंने क्यों मना किया है। फिगर आउट क्यों मना किया, देन यू टॉक टू हर, यू टेल हर कि इतनी अलाउड है, इतनी खाइए, इससे ज़्यादा खाएंगे तो आपके लिए हेल्दी नहीं है। देन द बच्चा अंडरस्टैंड्स कि अच्छा यार ये इस वजह से मुझे मना किया। तो कोई गुड कॉप भी नहीं हुआ, कोई बैड कॉप भी नहीं हुआ, आपने बात भी समझा दी कि जब डिसीजन मेकिंग दोनों के पास है। आजकल तो जैसे होता है ना, अक्सर आप बच्चे को मारने के बाद मॉम गिल्ट शुरू हो जाता है, हमने मार दिया। तो अब अगर मैंने गुस्सा किया है जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा ज़्यादा है, तो वो करने के बाद मुझे गिल्ट हो, तो उससे पहले मैं उसकी जस्टिफिकेशन अपने बच्चे को देती हूँ। मैं कहती हूँ देखो आज आपको लग रहा है कि मैं गुस्सा करी हूँ, लेकिन कल को आप मुझ पे खुद ये सोचोगे कि आपने मेरा ख्याल नहीं किया, आप तो बड़ी थी, आपको पता था, आपने मुझे क्यों नहीं रोका। तो मैं उसको बावर भी करा देती हूँ साथ साथ कि ये जो मेरी नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, जो मैं थोड़ा सा ऊपर के उस पे सुर पे आके मैंने आपको डांटा और समझाया है, तो उसकी रीज़न है इसके पीछे कि कल को जब आपको अक्ल आ जाएगी तो आप मुझे पलट के ये नहीं कहोगे कि मुझे अक्ल नहीं थी, आपको थी, आपने क्यों नहीं रोका। मैं इतनी सारी रील्स भेजती हूँ, आजकल ज़बान चेंज हो गई है बच्चों के साथ। अच्छा, मैं एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ की है एज अ फादर, और मुझे लगता है कि मैं ट्राई भी करता हूँ कि मैं कम्युनिकेट करूँ हर किसी को, कि हम कंडीशनल पेरेंटिंग करते हैं। और वो कंडीशनल पेरेंटिंग क्या होती है कि अगर मेरा मूड अच्छा है ना तो कत्ल करके भी आ जाओ तो खैर है, लेकिन अगर मेरा मूड खराब है ना तो ये कब भी यूं क्यों हिलाया ये बताओ। सही बात, विच इज सो रॉन्ग। और मैं अपने इवन बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, हम सबको मैं कहता हूँ अपने मूड से लेके ना चलें बच्चे। दिस इज डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। होता क्या है कि आप काम से आ रहे हो, आप थके हुए हो, बच्चों को ही नहीं किसी को भी, सबके साथ अपने मूड के अगर हिसाब से आपका मूड खराब है ना तो बच्चा छींक भी मारेगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपका मूड अच्छा है तो आप जो करना है करो, व्हिच इज सो रॉन्ग। तो आपको वो डिटैच करना पड़ता है कि जी अपना बैगेज साइड पे कैसे करें यार, हम नहीं होता प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस से हो जाता है, हो सकता है कॉन्शियस एफर्ट ना, वही हो गई। बस देखें जो भी सिचुएशन है आप अपना पुराना काम छोड़ें और उधर फोकस करें कि ये क्या मांग रही है या मांग रहा है, इसकी क्या सिचुएशन है, डाइवर्ट आपको अपने माइंड को आप हटाएं उस चीज से कि मेरा जो मूड था उसको छोड़ दें आप। पाकिस्तान मैच हार के बैठा हुआ है, इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है अगर आपका मूड ऑफ है तो अच्छा, मेरे साथ पर्दे के पीछे सबा मौजूद है। आइए हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एकदम जंप करते हैं। सबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबा, जी मैं बात कर रही हूँ। जी जी। असल में मेरी शादी हुई थी बहुत छोटी उम्र में और अरेंज मैरिज थी। मेरे हस्बैंड भी उस वक्त छोटे थे, मतलब उनकी उम्र भी छोटी ही थी। तो हम लोगों का जो इनके घर में जब शादी करके मैं गई तो इनका जो रवैया था बात करने का, जो टोन था, वो चिल्लाकर बात करना या बात में करते पहले गाली देते कि जलील औरत इधर आ, ये कर वो कर, इस तरह से। तो अक्सर वो बेशतर मैं ये सोचती कि यार ये इस तरह बात करते हैं, मैं घर जाकर अम्मी को बताऊंगी। और मैंने कई बार कोशिश भी की अम्मी को बताने की, तो अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, पहले घरवास फिर बनवास में, तो कहते हैं कि पहले थोड़े दिनों की बात है, कल अच्छा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता गया, इस हद तक बढ़ गया कि मैं कुछ कहूँ आगे से सामने से चिल्लाकर और गाली देने का शोर शराबा, यहाँ जाना है कोई ज़रूरत नहीं है,
तुम्हारे मैके से जाती रहो, जहाँ जाना हो, ये वो, इस तरह से। इस तरह बच्चे भी हुए। बच्चे के बाद भी बच्चों के सामने भी उनका यही रवैया रहा, चिल्लाना, शोर शराबा। तो मैं एक दिन थक कर, जाहिर सी बात है, बंदा थकने के बाद एक सोचता है कि यार अब मैं इनको जवाब दूँ, अब ये कुछ भी कहेंगे मैं सामने जवाब दे दूँगी। मैंने अपने पास से ही फ़ैसला ले लिया, और जब इन्होंने मुझे जलील किया तो मैंने भी सामने ज़बान चला दी। मैंने कहा हाँ होंगे खुद ही, तुम्हारी खुद की यही औकात है। वो जिस तरह मुझसे कह रहे थे मैं उनके सामने सामने ज़बान चला रही थी। तो उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने हाथ चलाना स्टार्ट कर दिया कि जैसे मैं कुछ कहती या कुछ कहूँ तो उन्होंने इतना बुरा मारा कि बस मैं थक गई बहुत बुरी तरह से। उसके बाद मैं अपने रोज़मर्रा के काम में मशगूल हो गई। उसी तरह से ज़िंदगी चलती रही। हर बात पर बच्चों को मैं देखूं स्कूल से आ रहे हैं, कभी उनका कोर्स फटा हुआ, उनके अंदर जो नंबर है, रैंक्स वगैरह वो बहुत कम, बच्चों की पढ़ाई पर भी असर हो रहा था। मैं इनसे कहती भी थी कि यार आपकी वजह से ये हो रहा है, आप इस तरह मुझसे बात करते हो, आपका रवैया घर के अंदर इतना वो। तो ये मुझसे कहते सारी तवज्जो तुम्हारी होनी चाहिए, तुम बच्चों पालोगे मैं पालूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। अक्सर हम दोनों के जो ये शोर शराबा, मार धाड़ और जलालत, जो गाली वगैरह देना, ये सारा बच्चों पर इतना बुरा असर पड़ रहा था कि मैंने सोच भी नहीं सकती थी। बेटी माशाल्लाह मेरी जवान है और वो यूनिवर्सिटी में है, और इसी तरह से वो मुझे एक दिन, मेरी शौहर ने मुझे जब मारा तो मेरी बेटी मुझसे प्यार से गले लगा कर मुझसे कहने लगी, अम्मी आप दुआ करो अल्लाह ताला मेरे नसीब ऐसे ना करे कि मुझे ऐसा जालिम और जल्लाद बाप नहीं चाहिए। जिस तरह ये बाप है इस तरह मेरा शौहर नहीं होना चाहिए। बस आप ये दुआ करना अम्मा, मुझे ऐसे आदमी से आप दूर हो जाओ, ये हो जाओ। तो मैं कहती नहीं बेटा, तुम लोगों की खातिर इतने साल बर्दाश्त किया, आगे क्या, आगे अल्लाह ताला सब सही करेगा। मैंने कभी देखा ही नहीं था अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए या कभी। तो मैंने कहा शायद होगा इनके ख़ानदान में ऐसा, इस वजह से ये इस तरह करते हैं। और ये मेरे बदन पे निशान, यहाँ तक कि कभी मारते मारते दरवाजे के पीछे चले गए तो दरवाजे अब तक बीज देते कि वो मैं पीछे दब जाऊँ। कभी गला दबाने पर आ जाते, मतलब बहुत तशद्दुद, इस तरह तशद्दुद होता था। शायद वो मुझे इंसान नहीं समझते थे। आपके और बच्चे? 2 बच्चे मेरे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी मेरी यूनिवर्सिटी गई, तो यूनिवर्सिटी जा रही थी तो उसने मुझसे पहले ही कहा था 2 दिन पहले कि मम्मा दुआ करो मुझे ऐसा शौहर नहीं चाहिए, मैं ऐसे शौहर से खुदकुशी करना बर्दाश्त कर लूँगी, ये वो। मैंने कहा सब अच्छा होता है बेटा, तुम्हारे नसीब में हो सकता है बहुत ज़्यादा बेहतर हो, अल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रखेगा। बदकिस्मती तो देखे कि मेरी बेटी को जो लड़का मिला, जो दोस्त था उसका, उस लड़के ने मेरी बेटी को पहले तो जाल में ले लिया। उसे कहा हाँ ठीक है मैं बहुत तुम्हारा ख्याल रखूँगा। असल में मेरी बेटी ने अपना पूरा दिल, अपनी पूरी दास्तान, अपना पूरा हाल दिल, हाल ज़िंदगी सब कुछ उसको बता दिया था। उसको अपने दिल की तमाम बात बता दी, यहाँ तक कि अपने घर में क्या क्या होता है, कौन सपोर्टिव है कौन नहीं, सब बता दिया कि ननियाल भी नहीं है सपोर्टिव, वो भी मम्मा को यूँ तो। उस लड़के को एक मौका मिल गया और उसने मेरी बेटी से फ़ायदा उठाना चाहा, तो उसे निकाह का वादा वगैरह किया और उसे इतना बहलाता रहा किसी की हद नहीं। और जब घर आती बेटी तो उसका बिहेवियर चेंज। वो कहती मम्मा मैं करूँगी तो सफदर नाम से उस लड़के से ही शादी करूँगी, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये वो है। एक दिन इसने निकाह कर लिया, उसने घर आकर मुझे बताया नहीं था कि मैंने उस लड़के से निकाह कर लिया है मम्मा। जब तक निकाह की बात थी, यूनिवर्सिटी की बात थी, वो जाती आती रहती, घर का माहौल शोर शराबा तो चलता रहता वो एक तरफ, लेकिन इसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही थी वो मैंने देखी ही नहीं और मुझे दिखती भी नहीं थी, क्योंकि वो मुझे कहती नहीं थी कभी कि मैंने उससे निकाह किया है या मैं उसके साथ घूम रही हूँ या ये वो। एक दिन घर के अंदर झगड़ा चल रहा था मेरा और मेरे शौहर का कि दावत में कहीं जाना था। मैंने ज़िद की कि हाँ भाई यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, मैं तो जाऊँगी, और इन्होंने मना कर दिया। जब मना करने के बाद उन्होंने हाथ वाथ उठाया, खूब तमाशे हुए घर के अंदर। तो इसमें बेटी ने सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए सिर्फ इतना कहा कि मम्मा अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं यूनि जा रही हूँ। उसकी इस बात में मुझे उस वक्त थोड़ा सा हिला दिया था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, हो सकता है रात को तमाशा हुआ इसलिए मेरी बेटी मुझसे कह कर गई है। उस दिन के बाद मेरी बेटी घर नहीं आई।
क्या कर सकते हैं, बच्चे तो फरार ढूंढते हैं और उनको लगता है कि ये इजी स्केप है कि कब मैं बड़ी हूँ और मैं इस जहन्नुम से निकलूँ। बच्चों को जब पीस नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। आप कुछ कहोगी, क्या कह रही हो? बदकिस्मती इतनी बुरी है कि उसकी 4 महीने के बाद व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, उसकी बॉडी के हिस्से आते हैं। उसने मुझसे कहा कि मम्मा देखो, मैं जिस चीज़ से दूर भाग रही थी, मैं जिस चीज़ से खौफ खाती थी, कि मेरी किस्मत तो देखो, मुझे सेम वही शख्स मिला है। ये मुझे इतना बुरा मारता है। माँ मुझे बचाओ, माँ मेरे साथ कुछ करो, ये मेरे लिए कुछ करो मम्मा, मेरे लिए जहन्नुम से बढ़कर है ये ज़िंदगी, मैं थक गई हूँ मम्मा। मैंने अपने शौहर से कहा, जब ये भागी थी तब भी कहा था, तो मेरे शौहर ने कहा था ये ज़िंदगी भर के लिए मर गई, तेरी परवरिश में खैमी थी, तूने ही गलत काम किया है, तूने ही भगाया, सब कुछ मुझ पे इल्ज़ाम था। और अब मैंने अपने शौहर से जब कहा तो उन्होंने कहा कि अब ये मर चुकी है और तुम्हें भी दफन होना, उनके साथ जाके दफन हो जाओ, नाम मत लेना उसको यहाँ लाने का कभी ज़िंदगी में। आज वो बहुत बिलखती है, बहुत रोती है, मुझे फ़ोन करती है, जब मैसेज करती है दिखाती है, और मैं भी उसे कॉल करके तड़प जाती हूँ, माँ हूँ ना। अल्लाह, बच्चियाँ जब सारी ज़िंदगी देख भी रही होती हैं तो उनको पहचान नहीं हो पाती ऐसे शख्स की। होता ये है, अगेन साइकोलॉजिकली एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्ट्स जो हैं वो ये हैं कि इंसान का ब्रेन फैमिलियरिटी की तरफ अट्रैक्ट करता है। बहुत सारी माएँ कह रही होती जैसे मेरा नसीब वैसे ही उसका भी नसीब निकला। दिस इज़ लेस ऑफ नसीब लेकिन ज़्यादा ऑफ योर ब्रेन, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, वही पैटर्न जो आपके घर में चल रहे होते हैं, आप फेमिलियर होते हैं, आप उसमें कंफर्टेबल इन द सेंस के आप उसी में रहना सीख चुके होते हैं, आदी होते हैं। यस, तो आपको वैसे ही पैटर्न्स अननोइंगली, अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन तब ख़त्म हो सकता है जब आप अपना इमोशनल रेगुलेशन करें। जैसे उन्होंने अपनी माँ को देखा कि किस तरह से उन पैटर्न्स की तरफ बिहेवियर उनका कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। अब इस चीज़ को लर्न करने की ज़रूरत है कि ठीक है, एक टॉक्सिक इंसान या इतना जालिम इंसान आपको मिल गया है, लेकिन अब उसके आगे आपको क्या करना है। एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ गई है, तो ये इमोशनल रेगुलेशन तो नहीं है, आपने अपना आप को सप्रेस कर दिया है। और आपने एग्जाम्पल अपनी बेटी के लिए भी ये छोड़ी कि देखो जब ऐसा होता है ना तो फिर ऐसा किया जाता है, तो उसको भी आपने ये मैसेज दे दिया कि बर्दाश्त करें। वो बर्दाश्त लेकिन बर्दाश्त भी कोई एक हद तक होती है, और ये देखना होता है कि किस चीज़ को बर्दाश्त करना है, कौन सा ऐसा एक्ट है जो बर्दाश्त करने के काबिल है या नहीं है। कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। मारपीट भी हो चुकी, गालियाँ भी हो चुकी, बेइज्जती भी हो चुकी, हर चीज़ हो गई, पीछे तो कुछ रहा ही नहीं। तो अब यहाँ पे बाउंड्रीज़ कहीं पे नज़र ही नहीं आ रही हैं कि कहाँ से रिश्ता शुरू हो, कहाँ तक जाना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। बेटी येस वो आइडेंटिफाई करी थी कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन वही पैटर्न्स दोबारा उसको मिले। अब यहाँ पे वो एक नेक्स्ट जनरेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी इनकी भी बन जाती है। ठीक है, अपने लिए आपने कुछ नहीं किया, आपकी चॉइस है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट अपनी बेटी को दें। और ये वाले जो सोसाइटल फियर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा निकाल कर कि लोग क्या कहेंगे, तुमने लड़ाई की या कोई भी स्टेप लिया, जो कि मैं यानी आपके कहने का मकसद है अपने लिए तो नहीं खड़ी हो सकी, हाँ। और इनको चाहिए चाहे इनके मियाँ रोकें या कुछ भी करें, अपनी बेटी के लिए ये खड़ी हों। और बेटी भी ये सोचे, दोनों पे ये होता है कि मेरी माँ ने क्या रोल प्ले किया था, तो सारी ज़िंदगी रुइन हुई पूरी फैमिली की। ज़ाहिर है बच्चों की भी हुई ना, बहुत ज़्यादा हुई। तो अब बेटी के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैं क्या करूं कि मेरी ज़िंदगी मुख्तलिफ हो। जब इस चीज़ के ऊपर वो काम करना शुरू होगी तो ये बिहेवियरल पैटर्न्स उसको ज़िंदगी में मिलना कम या फिर ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि उसको तोड़ना पड़ेगा एक तरह से। जो लूप उसकी अम्मी ने बनाया हुआ था वो बेटी को तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, और उसके लिए आपको काम करना होगा अपने ऊपर। और आपका कहने का मकसद ये है, जो मुझे आपकी बात से अंदाज़ा हुआ, कि क्योंकि वो उस माहौल की फेमिलियर थी तो वो अट्रैक्ट भी उसी आदमी से हुई जो उसको उसके बाप जैसी उसमें थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं। ब्रेन को अट्रैक्ट करती है ना फेमिलियरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, ब्रेन को अट्रैक्ट करती है। लेकिन ये अट्रैक्शन तब खत्म होगा जब आपके अंदर इमोशनल रेगुलेशन पैदा होगा। और दूसरी एक और बात, उसको फरार चाहिए थी अपनी घर से, और वो जल्दबाजी में वो ग्रीन फ्लैग्स ही उसको, रेड फ्लैग्स उसको नजर नहीं आए। बस उसका ये था कि मैं देखिए बचपन से बर्दाश्त करी थी ना, जितने भी 20, 22, 25 साल की होगी, यूनिवर्सिटी का कहा तो उससे मैं अंदाजन एज कह रही हूँ कि वो इतना बर्दाश्त करी थी। उसका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे था कि मैं बस यहाँ से निकलूँ,
हाँ, यहाँ से निकलो। और आई थिंक वो शुरू मुझे लंगड़ा लूला जैसा भी मिले बस यहाँ मैं से निकलूं। और आपको जब प्यार भी मिल रहा होता है ना शुरू में तो सब बहुत लवी डवी होते हैं, हाँ। तो वो आपको जज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको नहीं क्योंकि उसको ये ऑलरेडी बता भी चुकी है ना कि क्या चीज़ लैक करी है ज़िंदगी में, तो वही उसने प्रोवाइड कर दी उसको। हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उस हवाले से एक दफ़ा फिर से रीकैप दे दूं। हम आज बात करें कि माँ बाप की लड़ाइयों की वजह से उनकी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालने की वजह से बच्चों के मेंटल हेल्थ पर क्या क्या असर आ सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी किस तरह रूइन हो सकती है, जिनके लिए आप वो के सोचते हैं, जिनकी ख्वाहिशात के लिए आप जीते हैं, उनकी हेल्थ, उनकी फ्यूचर को लेकर एज पेरेंट आप कॉन्शियस होते हैं, लेकिन आप वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं जब हम सब कुछ करने के बावजूद उनको एक टॉक्सिक माहौल घर का दे रहे होते हैं। सो हम बात कर रहे थे, जो हम कंक्लूजन करना चाह रहे थे, आप कह रही थी इस पे बात करके फिर मैं आगे बढ़ूँ, वो क्या बात थी? अच्छा, वो एंगर की बात हो रही थी। हाँ, कि माँ बाप अपनी एंगर घर में क्यों निकालते हैं, क्यों निकालते हैं बच्चों पे, क्यों खास तौर पे बच्चों पे हाँ। क्यों निकालते हैं। होता कुछ ऐसा है कि जब आप कोई चीज़ ट्रिगर करती है, कहते हैं ना कि कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया, तो ब्रेन जो है ना इतना ज़्यादा ऑफलोड बर्दाश्त नहीं कर सकता इमोशंस का, ये वाले जो स्ट्रेस इमोशंस होते हैं एंगर के। अच्छा। तो उसको उसे रिलीज़ करना होता है। अब अच्छा। रिलीज़ करने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में उसका डिस्चार्ज ज़रूरी है। ओके। अब जो इंसान गुस्सा बच्चों पे निकाल रहा है वो है कहीं और का। अच्छा। लेकिन क्योंकि बच्चे बिल्कुल एक सेफर एंटिटी है उसके सामने, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे कि ना तो उसको छोड़ कर जाएंगे, बच्चे रिटेलिएट नहीं करेंगे, बच्चे एम्पावर्ड नहीं हैं, उनके अंदर कोई अथॉरिटी तो नहीं है बच्चों के अंदर, वो पलट कर जवाब नहीं देंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे। तो उनको लगता है कि बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालना बहुत आसान है। वो उनका गुस्सा निकल गया, आपने देखा होगा गुस्सा निकालने के बाद लोग बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, लगता है कैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं थोड़ी देर के बाद। लेकिन अब यहाँ पे उस गुस्से को निकालना नहीं है। गुस्सा आपका एक इमोशन है जो कि कहीं और से ट्रिगर हुआ था, बच्चों ने कुछ नहीं किया था। इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है गुस्से को, ठीक है? क्योंकि वही इंसान कभी अपने बॉस पे आके वही गुस्सा नहीं उतारेगा, उसका मूड खराब होगा, तो ऐसे शख्स से जहाँ से उसको नुकसान पहुँच सकता है, जो वापस रिएक्शन मिल सकता है, वो नहीं करेगा। और बच्चों ने इसके पास ही रहना, कहीं जाना नहीं है। हाँ। तो इसके लिए आपको रेगुलेट करने की ज़रूरत है अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा। और वो कैसे करें? अच्छा, मैं क्विकली एक छोटी सी एक्सरसाइज बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकली काम करती है। 4-2-6 इट्स अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपने 4 सेकंड के लिए ब्रीद इन करना है, 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 6 सेकंड उसको एक्सेल करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप बात करते हुए गुस्सा निकालते हुए कहें कि मैं इनहेल एक्सेल तो कर ही रहा हूँ, नहीं। आपको जब गुस्सा आ रहा है, आपको पता चल जाता है गुस्सा आ रहा है, कोई ऐसा इंसान नहीं कि जिसको ना पता चले। किसी दूसरे रूम में, किसी दूसरी सेटिंग में चले जाएं, वहाँ जाकर एटलीस्ट 3 सेट इस एक्सरसाइज के आप कीजिए। ये जो 6 सेकंड का मैं नहीं समझ आई कि ये 4-6 का क्या कैसे करें? देखिए 4 सेकंड्स के लिए सांस अंदर लें, जैसे इनहेल किया 4 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए होल्ड किया और फिर 6 सेकंड के लिए ओके, 4 सेकंड अंदर लेते हुए रोका सांस, अब एक्सेल कर रहे हैं, 6 गिन रहे हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज, ठीक है। 4-2-6। अच्छा, आप भी देखिए 4-2 के बाद 6 इतना लंबा क्यों है? एक्सेल लंबा होने से ऐसा होता है कि आपका जो स्ट्रेस पार्ट है, यानी कि जो फाइट और फ्लाइट मोड में आप चले गए हैं एंगर की वजह से, वो स्विच ऑफ हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आप 3-4 मरतबा करते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको किसी दूसरे एनवायरनमेंट, दूसरे रूम में चले जाइए, बैठ जाइए। आपको देखें, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि आपका बिहेवियर सही नहीं है और फिर इसको करेक्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी, जर्नलिंग कीजिए या ये किसी भी कॉन्शियस पेरेंटिंग के अंदर ही आ जाएगी, जैसे exactly. कि सुनीता ने कहा था। और आपको वेंट करने का बहुत दिल चाह रहा है, कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात कीजिए कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया। या अगर आप ये सोचते हैं कि आपको थेरेपी लेनी चाहिए, वैसे तो लेनी ही चाहिए, अगर एंगर कंट्रोल नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा, थेरेपी लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। ओके, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर एक पॉइंट और मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने किसी टाइम बच्चों पे गुस्सा निकाल दिया
तो उसके बाद आपको रिपेयर कैसे करना है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है ना, रप्चर रिपेयर ही है सारी जिंदगी के लिए। आपको रिपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, लोग डांट देते हैं, उसके बाद पता है फिर रिपेयर उसको कैसे करते हैं। हाँ बस मुझे आ गया था गुस्सा तो मैंने कर दिया, तो क्या हुआ, बेटे हो ना मेरे, बेटी हो ना मेरी। दिस इज नॉट द राइट वे। और ख़राब करें आप चीज़, आपने अपने बच्चे के साथ बैठना है, उससे बात करें। 2 पॉइंट बहुत अहम है। एक तो बहुत ही जेन्युइनली अपॉलॉजी दीजिए, ये कहिए कि आई नो आई डिड समथिंग रॉन्ग टू यू, मैंने गलत किया है। माँ बाप की ईगो उन्हें ये करने नहीं देती है। रिस्पॉन्सिबल माँ बाप जो होते हैं, कॉन्शियस पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, अगर तो वो जिनको पता चल जाता है कि मैंने कुछ गलत किया है लेकिन अब आगे सही करना है, वो भी अवेयरनेस अगर होती है तो फिर एक तो आपने ये कहना है कि हाँ मैंने गलत किया। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने बच्चे को ये मेक श्योर करना है, उसको ये अश्योरेंस देनी है कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। क्योंकि उस सिचुएशन में बच्चा समझता है कि मैंने ही कुछ गलत किया, आई एम द प्रॉब्लम। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। वैसे बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन प्रिसाइजली मैं बता रही हूँ कि आपने जो कॉन्वर्सेशन करनी है इन 2 पॉइंट्स के अराउंड ही होगी। और आप जब अपोलोजाइज करते हैं ना बच्चे से, तो बच्चा ये भी सीखता है कि सॉरी कहना कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी रिश्ते में कहीं तो कहीं उसको मैजिक, हम उसको मैजिक वर्ड बोलते हैं। एग्जैक्टली, इट्स अ मैजिक वर्ड। थैंक यू इज अ मैजिक वर्ड, सॉरी इज अ मैजिक वर्ड, प्लीज इज अ मैजिक वर्ड। तो अगर हमें अपोलोजाइज करना होता है तो हम कहते हैं सॉरी, और अगर वो फौरन नहीं मान रही होती तो हम उसको रिमाइंड कराते हैं कि हादिया बाबा सेइंग द मैजिक वर्ड, तो मैजिक शुड हैपन। एक्सेप्टेड कि हाँ मैंने गलत किया है, उससे ये मैसेज मिलेगा ना कि कोई किसी भी डेजिग्नेशन पे है, पोजीशन में, अथॉरिटी में है, गलत कर सकता है। अच्छा, इज ह्यूमन। अब जैसे ये एक सिंपल चीज़ थी कि आपको लगा आपको थेरेपी की ज़रूरत है, आप चले गए, मगर कुछ लोगों को तो ऐसा लगता ही नहीं है कि उनमें कोई प्रॉब्लम है। अब मैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है लेकर आपके सामने आ रही हूँ। मेरे सामने राज साहब बैठे, शिराज साहब सॉरी, और आप क्या प्रॉब्लम है प्लीज़ ज़रा कन्वे करें तो फिर मैं आगे बात करूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मेरी बीवी जो है ना वो ज़बान दराज है। ठीक है, वो ना तो मेरी बात सुनती हैं ना मेरे बच्चों की कोई बात सुनती है। इवन कि अगर मैं कोई बात उनको समझा रहा होता हूँ उनके भले के लिए, उसमें भी वो ऐप निकालती हैं। ओके, बच्चों को डांटना, बच्चों को डिस्टर्ब करना, मेंटली टॉर्चर करना, इससे ना सिर्फ मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं बल्कि मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अब आप बताएं मैं क्या करूँ। अच्छा, व्हेन यू से ज़बान दराज, तो ज़बान दराज की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? देखिए, वो इतनी सी बात को इतना बड़ा करके बताती। ठीक है, मेरे बच्चे ने गिलास तोड़ दिया, उसने गिलास क्यों तोड़ा? मेरे बच्चे ने आज वो स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, उसके जो ग्रेड्स हैं वो सही नहीं आ रहे, A+ ग्रेड क्यों नहीं आया? A ग्रेड भी अच्छा ग्रेड होता है, A+ क्यों नहीं आया? शुरू से ही चल रहा है? ये शुरू से चल रहा है, अच्छा, Day 1 से। शादी से पहले आप जानते थे इन खातून को? नहीं, मैं नहीं जानता था। इट वाज अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, ओके, ठीक है। अच्छा, आपने उनके साथ कभी बैठकर बात करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की? एक जेन्युइन कम्युनिकेशन होता है कि ये सब जो हो रहा है सही नहीं हो रहा, कभी बात की आपने? बहुत दफ़ा बात की मैंने। तो कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? बल्कि उनको समझाया कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, इसमें बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आगे चल के ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं वो? बात मान जाती हैं, लेकिन फिर अगले दिन वो जो तरीक़ेकार है उनका, उसी तरह वो बिहेव करती हैं। अच्छा, क्या वो आपको कहती हैं कि मैंने गलत किया था, मैं आइंदा नहीं करूँगी? वो अपनी मिस्टेक तस्लीम ही नहीं करती, प्रॉब्लम ये है। ये आपने कहा ना बात मान जाती, दैट इज़ व्हाई आई आस्क्ड। मान जाती हैं लेकिन कभी मानती हैं, कभी नहीं मानती। अच्छा, और कोई ख़ास आपने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि कुछ ऐसा होता है तो वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती हैं या गुस्से में आती, कोई ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं? सिचुएशन ये होती है कि अगर मेरा जो बच्चा है वो चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है, शरारतें कर रहा है, तो उस पर उनको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा भी शदीद किस्म का गुस्सा आ जाता है। आपके ऊपर कोई गुस्सा नहीं है उनको, या आपकी अम्मी से, या कोई ससुराल की कोई प्रॉब्लम, कोई वो तो नहीं है फ्रस्ट्रेशन जो आपको लग रहा है कि बच्चों की वजह से ही आता है? और गुस्सा सिर्फ बच्चों पे वो निकालती हैं या वैसे भी? नहीं, गुस्सा वो सिर्फ बच्चों पे भी निकालती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात मेरे ऊपर भी निकालती हैं कि तुम लेट क्यों आए, तुमने आज इस टाइम पे आना था, तुम तो 12 बजे आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या काम करते हो, तरह तरह के सवाल, अजीबो-गरीब सवाल जवाब पूछती रहती है मुझसे। अच्छा, इसकी वजह से मैं भी डिस्टर्ब होता हूं। उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनका सोशल मतलब कैसा है सेटअप? नहीं, उनका कोई फ्रेंड नहीं है। अच्छा, आपने उनकी फैमिली से बात करने की कोशिश की, मदर से या कोई बहन हो या कुछ? जी, मैंने उनकी अम्मी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन समझना ही नहीं चाहती।
कोई समझना नहीं चाहता है। समझना ही चाहिए, वो कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो बिल्कुल एक ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है ना, कि मतलब समझने को, नेगोशिएट करने को कोई बात वो तैयार वही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि देखें कभी कभार ऐसा होता है कि स्पाउसेस जो आपके होते हैं वो उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं और वो ये मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल। उनको पूरी दुनिया गलत लग रही होती है, तो थेरेपी के लिए वो तो नहीं जाएंगे, वो नहीं तो जाएंगे। जो दूसरा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो जाके और वो ये पूछे कि मैं इस सिचुएशन में जब मेरा स्पाउस आ जाए तो मुझे कैसे बचाव करना चाहिए बाकी सारे लोगों का? हमारे पास परपेट्रेटर्स नहीं आते हैं, विक्टिम्स ही आते हैं हमेशा, ठीक है ना। हाँ। आप थेरेपी लेने की कोशिश कीजिए, इफ़ नॉट मैं 2-3 टिप्स आपको बताती हूँ, वो करने की कोशिश कीजिए, उम्मीद है कुछ बेहतरी आएगी। यस प्लीज। एक तो रेगुलर बेसिस पे इनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपका बिहेवियर कैसा होता है, मतलब आप उनको चुप करवाने के लिए उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं आप? देखिए मेरा बिहेवियर बिल्कुल बहुत अच्छा बिहेवियर होता है उनके साथ। अच्छा किसको कहते हैं आप? पोलाइटली वे में उनसे बात करता हूँ, ठीक है, उन पे कभी गुस्सा नहीं किया, उन पे Right. चिल्लाया नहीं, क्योंकि मैं वो माहौल क्रिएट नहीं करना एग्जैक्टली, वेरी वेल। मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो। बिल्कुल ठीक है, बच्चों के सामने आपका रोल ये है कि बहुत कोशिश आप करते हैं कि सारी चीज़ें ठीक रहें, लड़ाई क्योंकि झगड़ा बच्चों को इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Yes. ये बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, ठीक है। अपनी वाइफ से आप रेगुलरली बात करते रहिए कि और थोड़ा सा देखें, ये बहुत कामनेस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको इनके साथ बैठ के, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि रेगुलरली वही बातें रिपीट हो रही हैं आप दोनों के बीच में, आप कहते हैं वो करती हैं, फिर कुछ होता है, फिर कहते हैं, फिर कुछ करती हैं, exactly सेम पैटर्न्स वो रिपीट हो रहे हैं। उनको भी पता है कि ठीक है एक बार बोलेगा, आपको भी पता है ये दोबारा करेंगी, तो एक दिन बैठ के थोड़ी ज़रा बाउंड्रीज अपनी सेट कीजिए, उनको ये बताइए कि एटलीस्ट जहाँ से आप स्टार्ट करें, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपने बच्चों के सामने शाउट नहीं करना है, ठीक है। मैं आऊँगा, मेरे साथ घर में बैठ के, रूम में बैठ के अकेले में बात करनी है, शॉर्ट मुझ पे भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए आप जब ये कह रहे हैं ना कि मेरी तरफ से, आपकी तरफ से बेशक बहुत अच्छा रोल है, लेकिन बच्चे क्या लर्न करें यहाँ से भी कि कैसा एक दो पार्टनर कैसे होते हैं कि एक शॉट करता है, दूसरा चुप रहता है या बर्दाश्त करता है। उनकी लर्निंग तो ये बन रही है ना, वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग उनकी बन रही है। तो आपने अपनी वाइफ से अकेले में ये बात करनी है, बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये जो शॉटिंग है इसको बंद करवाने की कोशिश कीजिए, और इसके ऊपर आपको स्ट्रिंजेंट बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, मतलब ऐसा नहीं कि बाय द वे बात कर ली कि यूँ कर लो, ऐसा कर लो। एक तो आपने ये करना है, दूसरा उनसे थेरेपी की बात करके देखिए कि वो लेना चाहती हैं नहीं, बहुत ही सटल वे में कीजिए, उनको बताइए कि ज़ाहिर है आप जहनी मरीज़ा नहीं है, लेकिन कोई इमोशनल चैलेंजेस आप फेस कर रही हैं, ज़ाहिर है वो भी कर रही हैं। कभी कभार ऐसा होता है उनको खुद नहीं पता होगा उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा। एग्जैक्टली, तो उनको ये हो सकता है ना कि अगर ये उनको बोलें कि हम कपल्स थेरेपी हाँ, करते हैं, कपल्स थेरेपी के लिए जाइए, बिल्कुल दोनों चले जाएं। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेरी गुड पॉइंट के, बिल्कुल कपल्स थेरेपी के लिए जाइए। अच्छा, इन केस वो नहीं मान रही हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर थेरेपी के लिए जाइए, क्योंकि आपको थेरेपी में जाके ऐसे टूल्स मिलेंगे जिसके साथ आपको पता चल जाएगा ऐसी सिचुएशन इनको टैकल कैसे करना है, यस, डील कैसे करना है। कैसे करना है। ओके, थोड़े से अगर टूल अगर बता सकती हैं अलग अलग जनरलाइज करके, तो थोड़ा गाइडलाइंस दे सकती हैं। हाँ कि क्या ठीक है, tools हैं? आप उनसे जो ना अपनी वाइफ से उनके चाइल्डहुड के बारे में कभी आपने बात की कि उनका बचपन कैसा था, लाइफ कैसी थी? नहीं मैंने कभी ऐसी बात आप कभी बात कीजिए, देखें आप उनसे बात पता क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही थेरेप्यूटिक वे। आप उनसे कहिए कि अपनी चाइल्डहुड की कोई मेमोरी बताओ। आपने ये नहीं कहना कि कोई दुख वाली बात, तकलीफ़ वाली या खुशी वाली, जस्ट कोई मेमोरी पूछिए चाइल्डहुड के। आप ये देखिए कि वो क्या मेमोरी शेयर करती हैं आपके साथ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ओपन अप होना शुरू होंगी। अगर वो आपको कहती हैं कि क्यों, कहना आई जस्ट वांट टू नो अबाउट यू, तुम भी मेरे बारे में पूछो। आप बल्कि पहल कीजिए, बताइए, क्योंकि एक दूसरे को जानना ज़रूरी तो वैसे भी ज़्यादा होता है। अच्छी बात है। हाँ, क्या आप childhood अपने से बारे में आपकी- बता के फिर उसके बारे में एग्जैक्टली, और स्पेसिफिक कुछ पॉइंट आउट नहीं कीजिए, तुम्हें कभी माँ बाप ने मारा या कुछ किया, नो नॉट एट ऑल। बस पूछिए कि चाइल्डहुड से क्या याद है। आपको पता है देयर आर पीपल जिनको बचपन का कुछ याद ही नहीं होता। देखिए बात They don't remember even a single And what is the event. reason behind this? ट्रॉमा, इतना ज़्यादा ट्रॉमा रिस्पॉन्स, क्योंकि वो आप चाइल्डहुड
कॉन्शियसली लॉक कर देते हैं ना, बुरी बातें लॉक कर देते हैं, फ्रीज रिस्पॉन्स Suppress आपका अंदर होता कर है ना, देते हैं। ब्रेन फ्रीज रिस्पॉन्स में आता है, फ्रीज हो जाता है, तो चाइल्डहुड उनको जेन्युइनली याद ही नहीं रहता है। तो आपको पता तो चले कि उनका चाइल्डहुड कैसा था, उनको क्या याद है क्या नहीं याद है। देखिए, जब आप किसी के ग्रीफ के साथ, दुख के साथ कनेक्ट होते हैं ना, वो कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है। होता है। बिल्कुल। आप देखिए, ये कहना तो ठीक है, जैसे आपने कहा कि वो ऐसा करती हैं, बिहेवियर आपने बताया, जी हाँ। लेकिन उस बिहेवियर के रूट कॉजेस डेफिनेटली होंगे। कोई भी इंसान जैसा भी बिहेव करता है, उसका कोई ना कोई कॉज होता है। थोड़ा सा आप वो जानने की कोशिश और क्योंकि कीजिए। सामने वाला तो इतना ठंडा आदमी है, वो बिहेव कर ही नहीं रहा कुछ ऐसा कि वो मतलब सामने से एक रिएक्शन आए, मगर फिर भी हर वक्त आता है, तो उसका मतलब तो कारपेट के नीचे कुछ है। कुछ तो है। देखिए, इतना ज़्यादा जो हर वक्त बाहर निकल रहा है, तो आप इमेजिन कर सकती हैं अंदर कितना होगा। अंदर से ही तो निकल रहा है, कोई एक्टिंग तो नहीं करी ना गुस्से की। तो आप इमेजिन कीजिए कि अंदर कितना एक्यूमुलेशन है और क्योंकि कब से है, ये हमें नहीं हर पता। इंसान को इस तरह का टॉक्सिक माहौल नहीं पसंद होता, उसको भी पीस चाहिए होता Obviously. है। और जब एक इंसान खुद ही टॉक्सिक माहौल कर रहा है, तो उसके पीछे तो कोई राज होगा भाई कि क्या वजह है। और वो यही उनके इमोशनल चैलेंजेस होंगे, वो कब से हैं, वो आप थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब आप इमोशनली, अभी तक तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि अच्छा नहीं है, ना करो, बच्चों पे गलत असर होगा, अभी तक आप वो बातें करें जो हर दूसरा इंसान कर रहा होता है। आप इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जो इंसान हमारी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता है ना, यकीन करें वो इंसान हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप उनकी ज़िंदगी के बारे में क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए, चलें ठीक है। कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्गर होगा। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक कभी नहीं डांटा। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, मारा तक नहीं है, डांटा तक नहीं है, बल्कि हमेशा गाइडलाइन दी है, कि अच्छी गाइडलाइन दी है उन्होंने कि तुम ये करो, सबका माहौल अलग कामयाब होता है ना। होगे। जो आपके कोई बात घर नहीं, एक दफ़ा आपने मिस्टेक कर दी तो इट्स ओके। आप जो स्पाउसेस होते हैं, दोनों के घर का माहौल अलग होता है। अलग अलग होता है। जैसे अभी आपसे पहले एक खातून आई थी, वो कहती थी मैंने कभी गालम गलोच नहीं सुनी थी अपने घर में, और उनके मियाँ के घर में ये सब कुछ होता था। तो सब सारे माहौल अलग होते हैं। जब दो इंसान मिलते हैं तो दो मुख्तलिफ इंसान मिलते हैं एक दूसरे के साथ, और जाहिर है फिर उनकी अच्छाई बुराई के साथ ही हमें उनको एज पैकेज एक्सेप्ट करना पड़ता है, जहाँ तक आप बेयर कर सकें। फैज़ान, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से, एज वही रिप्रेजेंटिंग मेल? देखिए, मुझे इनकी ये बात अच्छी लगी कि ये रिएक्ट नहीं करते और उनको स्पेस देते हैं, अच्छी बात है। बट आई फील कि इस तरह से, जैसे पिछली कहानी भी मैं सुन रहा था कि आप ना खुद कुछ चीज़ों को इनेबल करते हो। जब पहले दिन उनको डांट पड़ी थी या गाली खाई थी उन्होंने, तो उनको उसी दिन खड़े हो जाना चाहिए था। फिर आप जब बर्दाश्त करना शुरू करते हो ना, तो सामने वाला आपकी बर्दाश्त की लिमिट नहीं जानता, वो फिर उस पर टेस्ट करना शुरू हो जाता है आपको। तो अगर आप भी इतना ज़्यादा बर्दाश्त करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आके तो वो बाहर निकलेगा। अल्लाह ना करे कि उन पे निकले या बच्चों पे निकले। तो आपको चाहिए कि आप भी, जैसे इन्होंने कहा, कि आहिस्ता आहिस्ता ये बात कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। ये बात आपको अच्छी नहीं लगती, देखिए इसको जोड़ा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जुड़ के रहते हैं। जी हाँ। तो अगर आप इतने ही आपकी स्पाउस से बात ना हो कि आप उसको बता सकेंगे कि तुम्हारी कोई चीज़ मुझे बुरी लग रही है, तो फिर उस जोड़े का फ़ायदा ही क्या है। बिल्कुल सही। यू नीड टू टेल हर कि भाई ये इस चीज़ की भी एक लिमिट है, और ऑब्वियसली अगर आप बदतमीजी करेंगे तो उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। बुरा लगेगा, ऐसे ही है ना, ऐसी बात है। ऐसे ही। तो अगर वो कोई शिकायत आपके पास लेके आती है, तो वैसे ही आप भी कुछ शिकायत उनके पास ले जा सकते हैं। और इसके लिए कोई शोर शराबा, कोई बदतमीजी, कोई लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। और इस शिकायत के जरिए बाउंड्री सेट करने वाली बात यहाँ लागू हो जाएगी। आप अपनी बाउंड्रीज हर रिलेशनशिप की खुद ही सेट करते हो, और आप खुद ही इनेबल और डिसेबल करते हो। आपको ईजिली ये कम्युनिकेट करनी चाहिए बात कि ये बात बुरी लग रही है। और देखें, वो बच्चा जो है वो आप दोनों का ही है ना, तो सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई माँ अपने बच्चे का बुरा चाहे। तो आप उनको समझाएं कि यही चीज़, अब इसका असर बच्चे पे होना शुरू हो जाएगा, और हो रहा होगा कहीं ना कहीं ऑलरेडी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपका मुझसे या मेरा आपसे तमीज़ से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें देख रहे होते हैं। और हमने अपने मुआशरे में देखा है कि बच्चे बड़े होकर फिर अपनी माँ से, अपने बाप से बदतमीजी इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा होता है, और उनके लिए कोई बिग डील नहीं होती। सो ट्राई टू मेक इट अ बिग डील एंड टेल हर कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए। वी नीड टू सिट डाउन एंड टॉक एंड कम्युनिकेट। ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पिछले वाले तो जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका स्पाउस जो है वो उसकी वजह से घर का माहौल टॉक्सिक हो रहा है और वो थेरेपी के लिए नहीं जा रहा, तो आप खुद जा सकते हैं या जा सकती हैं, ताकि आप उससे टैकल कैसे करना है ये सीख पाएँ और अपने घर का माहौल बेहतर बना सकें।
अपने बच्चों के लिए स्पेशली। एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रही थी, पिछले उसमें भी अक्सर लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और वो मुश्किल से 2 सेशंस करते हैं और वो कहते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है थेरेपी, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं हमें। हाँ। तो वो उनको मेरा ख्याल है 5-6 दफ़ा जाएं तो कुछ थोड़ा से असर शुरू होता समझ है। में आए। हाँ। थेरेपिस्ट ने आपकी पूरी लाइफ को समझना होता है ना, पहले वो अंदाजे तो नहीं लगा सकती कि ये हुआ होगा वो थोड़ा हुआ सा होगा। बालों की टाइम, बिगड़ी हुई चीज़ वो चाहते हैं कि 2 मीटिंग्स में ठीक हो थोड़ा सा टाइम थेरेपिस्ट को भी प्लीज़ ज़रूर दें। 2 सेशंस में कुछ नहीं होगा, 10 सेशंस के बाद आपको समझ में आना शुरू थैंक यू होगी। सो मच फॉर सेइंग दिस। हाँ, ठीक है। हमारे साथ इस वक्त बैठी है हमारे सामने आलिया, और आलिया आपसे क्या डिस्कस करेंगे देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने जब से बचपन से आँख खोली है ना, अपने घर में लड़ाई झगड़ा देखा। मतलब पहले दादी अम्मी वगैरह का होता रहता था, फिर उसके बाद अम्मी और अब्बू का झगड़ा होता था। इतना झगड़ा होता था कि वो चीख पुकार, एक अलग सा घर का माहौल होता था। तो हम सब बहन भाई जब छोटे थे, हम लोग कहीं घुस जाते थे, कहीं टेबल के नीचे घुस जाते थे, या हम ज़ोर ज़ोर से पोएम्स वगैरह पढ़ना शुरू कर देते थे कि हमारे कानों में आवाज़ ना आए। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग माहौल होता था। खैर इसी तरह टाइम गुजरता रहा, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ भी घर आती थी ना, तो अम्मी अब्बू का यही मामूल होता था कि वो बात करते करते ही एकदम बात जो है वो बहस में कन्वर्ट होती थी, और बहस के बाद वो झगड़ा शुरू हो जाता था। और फिर इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाता था कि वो एक शोर शराबा अलग सा माहौल हो जाता था। शुरू में जो मेरे शौहर थे वो देखते थे, इन चीज़ों को थोड़ा नोटिस करते थे, लेकिन मुझे कुछ कहते नहीं थे। लेकिन फिर ये मामूल हो गया था। मैं कोशिश करती थी कवर करने की कि नहीं, अम्मी का थोड़ा सा मिजाज तेज़ है, या अबू की शुगर आज हाई थी, इस वजह से वो चिड़चिड़े हो रहे थे। फिर ये जब मामूल बन गया तो उनको ये बात समझ आ गई कि इनके घर का ये है ही माहौल ना। फिर ये होने लगा, फिर मेरे बच्चे हुए माशाल्लाह 2 बच्चे। फिर मुझे भी चिड़चिड़ाहट घर के काम और इन सब चीज़ों से होती थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कोई बात करते हुए अगर ज़ोर से कुछ बोल दिया या बहस थोड़ी हो गई, अब उन्होंने शुरू कर दिया था ये कहना कि अपनी माँ की तरह बात मत करो। फिर मुझे गुस्सा भी आता था, फिर मैं बहस भी करती थी। तो वो ये कहते थे तुम्हारे बाप जैसा नहीं हूँ मैं, तुम्हारी माँ से डर जाऊँगा, या इस तरह से आवाज़ ऊंची करके मत बात करो। पहले 1-2 दफ़ा बोलने लगे, फिर उसके बाद ये मामूल बन गया। मतलब हर बात पे मेरी माँ का नाम मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे गाली बन गया। पहले तो शौहर बोलते थे, फिर जब घर वालों ने, सास नंदे वगैरह सब ने देखा तो उनका भी यही मामूल हो गया कि वो अगर मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि मैं गुस्सा कर रही हूँ या चीख रही हूँ, तो यही कहते थे कि अपनी माँ की तरह बात मत करो, अपनी ये मत समझो कि तुम्हारा घर है, कि तुम्हारे अब्बू डर जाते थे तो हम डर जाएंगे इस तरह। मेरी वालदा का 2 साल पहले इंतकाल हो गया। ये यकीन करें, ये ताना मेरे लिए अभी तक वो यही है कि अपनी माँ की तरह मत करो। अब तो मैं कहती हूँ कि अब तो बख्श दें, अब तो उनका इंतकाल भी हो गया है, लेकिन नहीं, वो मेरा ख्याल है मेरे मरने तक कि वो ये बात चलती ही रहेगी। अब वो चीज़ देख के मेरे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अब वो भी एग्जैक्टली उसी तरह बिहेव करते हैं कि वो बेटे हैं दोनों, छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं घर से बाहर निकल जाएं या एयरफोन्स लगा लें, या वो भी फिर ज़ोर ज़ोर से जो है ना चीखना शुरू कर देते हैं। अब छोटा वाला तो बाकायदा हाथ जोड़ के वो कहता है मम्मा आप चुप हो जाएं, मम्मा आप ही चुप हो जाएं। लेकिन हर बात पे वो आके बात वहीं अटकती है, अपनी माँ की तरह हो ना, तुम अपनी माँ की बेटी है। और वो माँ लफ्ज़ जो है ना वो गाली से ज़्यादा मेरे लिए हो गया है कि तुम अपनी माँ की जैसी हो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। मुझे नहीं समझ में आता कि इसको किस तरीके से मैं हैंडल कर सकूँ। तो आपने कभी उनको बोला कि हाँ मैं हूँ अपनी माँ जैसी, तुम किस जैसे? वो बस जो गुस्से में, आपको पता है ना, बहस होती है तो वो समझ में नहीं आता कि क्या बंदा बोले। वो आखिरी उनका हर बार यही होता है चुप कराने का कि अपनी माँ जैसी मत बनो। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहस नहीं करूँ, लेकिन बात इतनी लिमिट तक चली जाती है कि वो बहस तक हो जाती है। वो बहस से हट के वो ये हो जाती है कि हाँ ये तो अपनी माँ की तरह बात कर रही है। उनको पता है कि आप इस बात पर चिढ़ती हैं, तो वो आपको वीक इस बात पॉइंट पर उन्होंने चिढ़ाते पकड़ हैं। लिया है कि जबकि माँ के जैसा होना कोई गाली नहीं है, माँ के जैसा होना कोई अब्यूसिव चीज़ नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि आपकी है ये दुखती रग, तो उस वक्त वो आपकी दुखती उसी पे रग को मुझे ज़्यादा छेड़ते गुस्सा हैं। आता है फिर कि मेरी माँ का नाम क्यों ले रहे हैं, आप मुझसे बात करें ना, मेरे मुतालिक बात करें। लेकिन अब ये चीज़ मुस्तकिल हो गई है मेरे साथ। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है ना पता नहीं कब तक चलेगी, तो पता क्या, ये तब तक चलेगी जब तक आप अलाउ करेंगे, चलाएंगे। ठीक है ना, उनको करने के लिए, क्योंकि आप अवेलेबल हैं उनके पास ये बात सुनने के लिए। अवेलेबल मीन्स नॉट फिज़िकली, इमोशनली भी आप अवेलेबल हैं। आपको बुरा लग रहा है, लेकिन उस बुरा लगने को उनको तो अच्छा लग रहा है कि ठीक है आपको बुरा लग रहा है, वो किसी भी वजह से आपको ऐसा फील करवाना चाहते हैं, लेस या डिमीन करवाना चाहते हैं, इंसल्ट करवाना चाहते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम कोई बुरी औरत हो, ठीक है, क्योंकि वो कॉनोटेशन माँ जो कह रहे हैं ना, वो बुरी औरत की उससे ले रहे हैं, ठीक है। एक तो ये कि आप अपने अंदर से ये चीज़ निकालने की कोशिश कीजिए, उसको सोचने की और समझने की कोशिश कीजिए कि माँ के जैसा कह रहे हैं तो
माँ ही है ना, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, ठीक है। पहले आप ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी ये फीलिंग है कि माँ कह रहे हैं तो कुछ गलत ही है, तो पहले क्लैरिटी अपने अंदर लेकर आइए। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने उनको बताया है कि कहा है कि ये बात कहने का मकसद क्या है? मतलब ऑफेंड हुए बगैर आपने पूछा कि क्या मतलब नॉर्मली तो इस टॉपिक पे बात नहीं होती, लेकिन वो जब गुस्सा होता है तो वो बस फिर वहाँ से बात शुरू कहीं से होती है, किसी नॉर्मल वक्त में ये बात कर सकती हैं जब कोई लड़ाई नहीं हो। और देखिए आपने कहा इस पे बात नहीं होती, तो बात किसको करनी चाहिए? और वो उनका मिजाज जैसे कि मतलब अगर मैं बात भी करूंगी तो वो ये कहते हैं तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ कितना झगड़ती हैं, कितना वो करती हैं। बात यहाँ पे आपकी माँ की नहीं हो रही है, बात आपकी और आपके हस्बैंड की, या जो भी आपसे बात कर रहा है, ठीक है। आप कह रही हूँ बात नहीं करते, देखिए उनका काम सिर्फ इतना है कि आपको ताना दे दें और बात ख़त्म कर दें, उनका यही काम है, ठीक है। बात करने की ज़रूरत किसको है? आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप हर्ट हो रही हैं, आपको बुरा लग रहा है, उनको बुरा नहीं लग रहा। आप उनके साथ बात कीजिए, आपकी कोई तो अथॉरिटी होगी ना, एक एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप ये तो बात कह सकती हैं ना कि ये मेरी माँ को हर बात में क्यों लाया जाता है, और उसी वक्त लाया जाता है जब कोई नेगेटिव रेफरेंस देना होता है कि ये तुम अपनी माँ के जैसी हो, तो आप इसके ऊपर बात कीजिए। देखिए आप बिल्कुल खामोश हैं, जब आप बिल्कुल खामोश होंगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं सामने वाला क्या करेगा? वो रिपीट करता रहेगा वो जो कर रहा है, क्योंकि आप उनको खामोश रह के, देखिए खामोशी हर वक्त अच्छी नहीं होती, हमें ये देखना होता है कि खामोश कब रहना है और कब बात करनी है। आपकी खामोशी उनको मैसेज दे रही है कि आई एम ओके विद दिस बिहेवियर, तो ठीक है फिर आप करते रहें। यू आर हर्ट, मैं उस बात को समझ रही हूँ, मैं उसको अंडर द कार्पेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप उनको ये कन्वे नहीं कर रही हैं। इतनी खामोशी। बहरहाल आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो यही कहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा कि आप खुद इनेबल करते हो। हाँ। आप जैसे आपने कहा कि अगर आप सुनते रहोगे और आपको उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं दोगे और वो यही समझेगा अच्छा भी ठीक है ये नाराज़ हो रही हैं तो उनको और नाराज़ करते रहो, आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में हमारे मर्द ऐसे हैं कि वही जब ये बात उनसे करेंगी, भले बहुत प्यार से करें, लेकिन उनको बुरा लगेगा और उनका गुस्सा आएगा और वो और मज़ीद ऊपर से आएंगे। तो ये वही बात आ गई थेरेपी की, किसी तरीके से अगर कपल्स थेरेपी पे चले जाएं तो शायद चीज़ें बेहतर। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि माँ बाप जब वो लड़ रही थी, इनकी माँ और बाप, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ वो इनके अंदर ही नहीं ट्रॉमा कर जाएगी, बल्कि उनके जाने के बाद भी वो विरासत में दे गई अपने झगड़े इनको। और आप कि वो ताना बन के इनके ससुराल और मियाँ के हाथ में एक हथियार की तरह दे गई वो। और हम कह रहे हैं कि बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि वो दामाद के सामने लड़े थे। और आप देखें कि बड़ी बात है, पेरेंट्स में से किसी एक का बिहेवियर बच्चे पिक करते हैं कि वैसे जिंदगी गुजारनी है, और हो सकता है कि इन्होंने जाने अनजाने में पिक कर लिया हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप बच्चे तो स्पंज की तरह होते हैं, वो जज्ब करते हैं, कर रहे होते हैं, तो वो जज्ब कर लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपनी अम्मी को देखती थी कि वो एक ज़माने में लाइक हम जब बढ़ रहे थे तो वो हम पे थोड़ा सा शाउट करती थी, और मैं कहती थी अल्लाह क्या इतना शाउट कर रही हैं। कभी कभार मैं अपने आप को, जब मेरे बच्चे बढ़ने लगे तो मुझे अक्स नज़र आता है अपनी अम्मी का अपने अंदर ऑटोमेटिकली, और मैं एकदम थोड़ा रुक जाती हूँ। मैं कहती हूँ तो मैं अम्मी की तरह बात कर रही हूँ, ये तो अम्मी की तरह कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था, जो चीज़ मुझे बुरी लगती है वो चीज़ मैंने अडॉप्ट कर ली है। और फिर जब मुझे शऊर आया और जब मुझे धचका लगा तो मैंने कहा यार ये तो मेरी अम्मी जैसी हूँ। एक और बात ये कि हम लोग जो है ना बहुत दूसरों के जजमेंटल हो जाते हैं, दूसरों के लिए या दूसरों के बिहेवियर को नोटिस कर रहे होते हैं, हम सेल्फ चेक करते ही नहीं है। कभी एक स्टेप पीछे लेके ना सेल्फ चेक भी करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वो ये कर रहा है, उसने ये कहा, झांक कर देखो। इंसान को पता होता है वो खुद कैसा, पता होता है, बिल्कुल पता होता है, बस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। हम उसको ना खुद ही इग्नोर कर रहे होते हैं कि नहीं इस बारे में बात नहीं करना। जिस दिन एक्सेप्टेंस आ गई ना, उस दिन आपकी जिंदगी सवर जाती है। क्या फिर, क्योंकि फिर आप अपने आप पे काम करते हो ना। बिल्कुल यार ये मेरा फ्लॉ है तो इसको कैसे बेहतर किया जाए। आपने जो बात की ना, देखिए कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ आपने उसको चेंज करने की कोशिश की, ठीक है। अब यहाँ पे ही इनके ऊपर मैं आऊँगी कि जब आपको पता है कि आपकी पेरेंट्स के कैसे ताल्लुकात थे, घर का माहौल कैसा था, वो सब चीज़ें, अब यहाँ पे आपने अपनी लाइफ में, बिल्कुल बच्चों की, हस्बैंड की, किसी की बात नहीं कर रही हूँ, आप
खुद भी एक इंसान है, प्लीज़ अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लीजिए कि आपको ज़िंदगी जीनी है डिग्निटी और पहले ऑनर के सीट साथ। बेल्ट अपनी बांधते हैं, हाँ जी। ऑक्सीजन मास्क अपने ऊपर डिग्निटी लगाते और हैं। ऑनर के साथ जीनी है। मतलब आप अपने आप को हर वक्त हाजिर रख रही हैं, आओ मुझे कुछ भी कहो और चले जाओ। आप ये क्वेश्चन मत करें कि मुझे बुरा लगता है, या ऑफेंड होकर ना करें। उनसे सिर्फ ये पूछिए कि आप ये बात क्यों करते हैं। नहीं, और जैसे कि इन्होंने कहा कि जब भी मेरी बहस होती है तो बात वहाँ तक चली जाती है, तो मेरा सवाल आपसे भी है कि आप इतनी बहस करें ही ना, अपने ऊपर भी तो काम करें ना, कोशिश करें कि जहाँ बहस अवॉइड हो सकती सारी है एनर्जी वहीं जा रही है, आप बहस अवॉइड करें। पे तो फिर वो एग्जैक्टली आप बहस, अगर आपको पता है कि ये उसी नहज पे चला जाएगा जहाँ ये बात ये मुझे बोल देगा, तो आप उसको अवॉइड करें ना। आपको पता होगा कि वो किस लेवल पे जाके वो बात बोलते पता हैं। होगा कि ऐसी कौन सी बात है जो उनको बुरी लगती है जिस पे वो ट्रिगर आप होके हैं, वो बोलते हैं। ये बोलते हैं कि अपनी माँ की तरह That's what I'm saying, कि आप वहाँ तक लेकर ही ना जाओ ना। अगर आपको पता लग गया है कि अच्छा जी यहाँ पे आके ये बात करते हैं, आप उस वहाँ तक जाओ ही नहीं, उससे पहले ही और रुक जाओ। दूसरी बात, एक और बहुत बड़ी बात, आपने सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप के झगड़ों को फेस किया है और आपने वो दर्द फील किया है कि जब माँ बाप झगड़े करते हैं तो क्या कैसा होता लगता है? अब वही चीज़ हिस्ट्री रिपीट हो रही है आपके घर में और आप वो दर्द फील कर चुकी हैं। सो यहाँ आप खुद उस चीज़ को रोक सकती हैं ताकि वही चीज़ आपकी औलाद ना फील करे। सेल्फ अवेयरनेस की जो बात की, तो हो सकता है कि वो आप अगर रोक दें वही चीज़ कि वहाँ तक बात ही ना पहुँचे कि तुम अपनी माँ की तरह हो। अच्छा, वो चीज़ आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। इतना अमूमी रवैया ये है कि जब कोई हमारे साथ गलत कर रहा होता है, ऑफ कोर्स गलत कर रहे हैं, मतलब वो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, लेकिन बार बार हमारा फोकस ना लोगों के इस चीज़ पे होता है, फला वो देखें ना कितना गलत कर रहा है, वो उसने ये कर दिया, उसकी वजह से ये हो गया। ठीक है, उसका बिहेवियर गलत है। माई क्वेश्चन इज़ कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, मुझे ये बता दें। मतलब फोकस यही होता है कि वो चेंज हो जाए, वो बेहतर हो जाए। मतलब ये नहीं, ये वर्क नहीं करती है चीज़। इसमें तो पूरी पूरी जिंदगियां जो है ना वो बर्बाद हो जाती है कि वो बेहतर हो जाए। नहीं, वो नहीं हो सकता। आप हुए हैं क्या? आपने वो काम अपने लिए तो किया नहीं और चाह रहे दूसरे करें। कभी कभार ऐसा होता है, मेरे घर में भी ऐसा होता है कि हर वक्त लड़ाई लड़ाई लड़ाई। मैं कहती हूँ, फिर मैं एकदम रुकती हूँ, मैं कहती हूँ ये क्या हो रहा है आजकल के दिनों में, ऐसा क्यों हो रहा है कि हर छोटी सी बात पे लड़ाई हो रही है। अच्छा रुको, घर का माहौल अच्छा करना है। मैं ऐसा करती हूँ कि ये वाली बात है ना, वो आगे बढ़ाऊंगी नहीं और एक कान से सुनूंगी दूसरे कान से निकाल दूंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ होता है कि घर का माहौल तो अच्छा होना शुरू हो गया। एक ताली ही नहीं बजाई, दोनों हाथ से ताली बजती है ना, जब ताली ही नहीं बजाई तो वो ख़राब कैसे होगा? वो बात हुई भी और चली भी गई, दूसरा वाला भी फिर वो चिढ़ाता भी नहीं है जब आप चिढ़ ही नहीं रहे। सो जब मैं ये धचका लगाती हूँ और एक करती हूँ कि मैं माहौल ख़राब नहीं होने दूँगी। नहीं भाई, ये इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, इतना अच्छा मौसम है, हर चीज़ इतनी अच्छी चल रही है, बीमारी भी नहीं है वो, तो मैं क्यों ख़राब होने दूँ? तो वो थोड़ी सी कॉन्शियस होने से माहौल सही हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त हम मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि बच्चे किस तरह ट्रॉमेटाइज़ हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी जिनके लिए हम जीते हैं, हम जाने अनजाने में उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन से, अपनी घरेलू झगड़ों से, और वो वाली बातें जिसमें बच्चों का होना बिल्कुल लाजमी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही मियाँ बीवी से कि वो लड़े नहीं, ये बिल्कुल अननेचुरल सी बात होगी कि किसी के घर में लड़ाई ही नहीं होती। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो लड़ भी रहे हैं तो उसको किस तरह अपने बच्चों से दूर रखें, उस टॉक्सिक माहौल को जो कभी कभार हो जाता है। जब आप कहते हैं कि बर्तन साथ होते हैं तो खड़कते हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस होने के बाद हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को किस तरह दूर रखा जाए इस फ्रस्ट्रेशन और इन झगड़ों से। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि देखिए, जब इंसान को गुस्सा आता है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, गुस्सा आ रहा है और लड़ाई हो रही है तो चलो दूसरे कमरे में चल के लड़ें। ये अननेचुरल सी चीज़ हो नहीं सकती। तो जब गुस्सा आता है पहले और अब शादी के भी स्टेजेस होते हैं, तो क्या करती हो तुम, किस तरह कंट्रोल करती हो? वैसे तो तुम बहुत अगर बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ नहीं, वैसे ही मैं जैसे तुमसे पूछूंगी अच्छा कि अलग अलग साल, जितने भी साल तुम्हारे शादी को हुए हैं उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं और आप मैच्योर होते हैं और आप फिर
बाद में थोड़ी सी बाउंड्रीज बना भी लेते हैं। हाँ। तो मैं तुमसे अच्छा, मेरा ये है कि निदा, मैं शुरू से ही काफ़ी कूल माइंडेड हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी हूँ। तो अगर हम कभी आर्ग्यूमेंट हमारी होती है तो वो हमारी आर्ग्यूमेंट भी बहुत ही तमीज़दार दायरे में रहकर होती है। पर अगर तुम हो सॉफ्ट स्पोकन तो जरूरत नहीं है कि स्पाउस भी हो। नहीं, तो वो स्पाउस हो जाता है ना ऑटोमेटिकली, अगर उसको बाद में रिएक्शन ही नहीं मिल रहा। अगर वही बात है ना, अगर उसको रिएक्शन नहीं मिल रहा तो वो कैसे अपना एक्शन करेगा। तो मैं चूंकि इतना काम होके बात करती हूँ या हम उस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो भी आराम से डिस्कस ही कर रहा होता है, और कभी उसको लगे कि अच्छा मेरी टोन हल्की सी ऊपर है तो वो फिर आगे से कह देता है कि क्या हुआ है, तो तुम्हारी टोन ऊपर क्यों जा रही है, मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ। तो मैं वापस अपनी टोन नीचे कर लेती हूँ। तो वो फिर हम उसका डिस्कस करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है और इसको क्या तुम सही कह रहे हो, क्या मैं सही कह रही हूँ। अगर हमारा डिसीजन नहीं निकल पाया तो हम कहते हैं लेट्स गिव इट अ रेस्ट, एक रात इस पे सोते हैं। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। नहीं, सोते हैं और अगले दिन डिसाइड करते हैं फिर। तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है। ओके, आप जब सो जाते हैं ना फिर आप सोचते हैं। इसका मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सोने से पहले सारे मसले हल करके सोना चाहिए। कभी कभार वो जो थोड़ा स्पेस है वो भी आपको काम डाउन अच्छा, हम उस स्टेज पे जहाँ पे हम कहते हैं कि सोने से पहले सब मसले हल कर लें। नहीं, मैं आपस की लड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ। अभी तुम लोगों की नहीं, आपस की जो लड़ाई होती है वो तो आप सोने से पहले हल करके सोएं। आपस की जो नाराजगी है, लेकिन मैं तो आर्ग्यूमेंट की बात कर रही हूँ कि किसी और टॉपिक का एक आर्ग्यूमेंट है जिस पे हमने एक डिसीजन लेना है। उस डिसीजन मेकिंग को अगर आप नहीं कर पा रहे उस टाइम पे तो वो आप भले अगले दिन कर लें ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सकें। अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस से वो आई है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ही डिसाइड करूँगा कि इसका हल क्या है। हाँ, जाहिर सी बात है। Sometimes leave it to the spouse as well कि अच्छा इसका हल तुम खुद निकालो। हाँ। तो ये बहुत प्रैक्टिस से आता है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं ना कि नहीं जी शौहर ही हल निकालेगा हर बात का। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अब मेरी बेटी है, वो थोड़ी सी है, उसको जो है ना रीजनिंग चाहिए होती है हर चीज़ की। अगर मैंने उसको किसी चीज़ से मना किया है, आजकल तो सारे बच्चों को चाहिए होती है। सारे बच्चों को चाहिए कि भाई क्यों मना कर, वजह बता। तो अगर जैसे मैंने उसको समझाया है और उसको मेरी समझ में नहीं आई है तो फिर मैं कहती हूँ हसन तुम समझाओ, मेरी उसको समझ में नहीं आ रही है। फिर हसन उसके साथ लिटरली 40 मिनट्स या 1 आवर वो बैठता है और उन दोनों की आपस में बहस चलती है। वो कुछ कहती है, हसन कुछ कहता है, फिर जाके कंक्लूजन निकलती है और हसन माशाल्लाह इतना ब्यूटीफुली टैकल करता है उसको, इतना अच्छा उसको एक्सप्लेन करता है। एक्चुअली बताओ, पर्सपेक्टिव का फ़र्क होता है। फादर की पर्सपेक्टिव का फ़र्क होता है, मदर की पर्सपेक्टिव का फ़र्क होता है। और मैंने शुरू में भी कहा था कि बेटी और बाप का जो एक रिलेशनशिप मुझे लगता है बहुत ही अंडररेटेड रिलेशनशिप है। बिल्कुल, हम उसको नहीं उतना वो करते, लेकिन आई एम गोइंग थ्रू इट, सो आई नो कि आप जब बेटी बाप के मुंह से कुछ सुनती है और वो डिस्कशन होती है ना, तो वो उसका एक अलग ही रूप निकल आता है और वो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। हाँ। और इसी तरह मैंने बेटों का माँ के साथ भी देखा है। हाँ। जब आप बाप से बेटे की डिस्कशन हो रही होती है वो एक अलग लेवल पे होती है, और जब माँ समझाती है तो उसकी समझ में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इट्स द ब्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप, आप उसको कैसे डिस्कस करते हो और कैसे लेके चलते हो। एंड हैट्स ऑफ टू हसन भाई, अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो अपना काम रखता है ना, वो मतलब वो गुस्से में नहीं आता। अच्छा, फिर बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो उसकी बात मानता भी है कि अच्छा नहीं, आई थिंक यू आर राइट, हाँ यू आर राइट, और मुझे जो है वो तो रिलेशनशिप बिल्ड होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डिक्टेटर ही बन जाए। अगर आपको कनेक्शन बनानी है तो कभी आपको उसकी सुननी पड़ेगी, करना पड़ता है आपको। हाँ, और कभी आपको फिर वो आके मुझे भी समझाता है कि अच्छा तुमने नो बोला था, मैंने अभी यस इसलिए बोला है क्योंकि वो सही कह रही है, उसकी वजह ये है, तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, अब तुम यस बोल दो या तुम्हें क्या लगता है। तो फिर मुझे अगर समझ में आ जाती है तो फिर मैं भी कहती हूँ अच्छा ठीक है। तो ये बच्चों में ना ये भी ज़रूर आपको डालना चाहिए कि हाँ भाई अगर पेरेंट्स गलती पे हैं तो पेरेंट्स ने सॉरी कर दिया और मान ली है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको भी अगर कोई ऐसी बात हो तो आप समझ जाए और आप भी अपोलोजाइज कर लें। बिल्कुल। जी, ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे प्लीज़? मेरा मैम इशू ये है कि मैं 6 साल का था जब मेरी वालिद साहब की मेरा मैम मसला ये है कि मैं 6 साल का था जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, और उसके बाद से जो है ना मेरी वालदा का रवैया हम बहन भाइयों से बहुत सख्त हो गया। अच्छा। और वक्त के साथ साथ वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मतलब अब तो इस लेवल पे है कि सिस्टर की तो खैर मेरी शादी हो गई, अब घर में मैं ही हूँ खाली, तो उनका सारा जो फ्रस्ट्रेशन है वर्क का वो मुझ पे उतर रहा है। अभी भी वो जॉब पे जाती हैं, तो इस लेवल तक है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ मतलब पढ़ाई करने जाते हैं, हम लोग कंबाइंड स्टडीज़ करते हैं, या हम लोग दोनों मिलके जैसे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क कर रहे हैं हम दोनों, तो उन्हें लगता है मतलब मैं बाहर आवारा गर्दियाँ कर रहा हूँ, और दोस्तों मतलब वो मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो दोनों बन गई ना वो, अब्बू भी और अम्मी भी, एक जिम्मेदारी डबल आ गई ना उनके ऊपर। बहुत बर्डन है, बहुत प्रेशर है।
इमोशनल बर्डन, अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं वो निकाल नहीं सकते। वो तो ठीक है, लेकिन वो मुझे मुसलसल नाकारा, नालायक और मनहूस ये सब अलकाब से नवाजती हैं। ये देखिए वालिदाएं जो हैं वो अक्सर ऐसे नामों से अक्सर वो आम समझा जाता है और वो फिर बाद में कह दिया जाता है माँ का प्यार है भाई, ये माँ का प्यार है, लेकिन बच्चों को भी रिस्पेक्ट चाहिए होती है। ऑफ कोर्स। अच्छा, वो ये कह के ना निकम्मा, और ये बेसिकली इनको चैलेंज कर रही होती है, साइकोलॉजिकली वो चैलेंज कर रही होती है कि जो ये कर रहा है इससे बेटर परफॉर्म करे, पहली चीज़ ये। और वो जो आपकी वालिद की डेथ के बाद उनका रवैया ऐसा हुआ है, तो वो उन्होंने ना मर्द और औरत दोनों के रोल्स ले लिए हैं उनको, और उनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि बस कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं कि कहीं से भी कोई लूप होल ना रह जाए, और क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं कोई गलती हुई तो मेरी वजह से होगी, तो मैं इतना ज़्यादा सबको बाउंड करके रखूँ, बाउंड ही करी ना वो तो, लेकिन उनके लिए वो डिसिप्लिन है। ठीक है, जो आपको कह रही है बिल्कुल गलत कह रही है, उसको मैं सही नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए कह रही थी कि डेथ के बाद जो ये हुआ है तो उनका अपना भी ग्रीफ है, जो मुझे लगता है कि सही तरह से प्रोसेस भी नहीं हुआ हुआ। कि हमारे यहाँ आमतौर पे हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है तो औरत जो है ना फौरी तौर पे अपना रोल चेंज कर लेती है, और रोल चेंज करके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं, और इस पूरे प्रोसेस में ना उसका अपना ग्रीविंग प्रोसेस जो होता है वो हुआ ही नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी अम्मी से, और ये बातें करने का मकसद ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि वो जो आपको कह रही हैं वो ठीक है, नहीं, वो गलत ही है। ठीक है, आप बैठकर उनसे बात कीजिए। एक बेटा जैसे हक से, प्यार से अपनी माँ से बात करता है, उनको बताइए कि मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दुख होता है जब आप ऐसे अल्फाज कहती हैं। एक एक लफ्ज़ जो है ना उसका मायने है जो आप कहती हैं। इसी तरह जब आप मुझसे अच्छे अल्फाज कहेंगी तो उनके भी मायने होंगे, और वो मायने मेरी ज़िंदगी बदल देंगे। थोड़ा सा उनको बताने की कोशिश कीजिए। मतलब आप जो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अपने अंदर जो हेल्पलेसनेस आप फील कर रहे हैं, जो दुख फील कर रहे हैं, उसको खोल कर बता दीजिए। असल में आजकल वालिदाएं जितनी भी हैं, वालिदैन अगर वो देखते हैं कि बच्चे कंप्यूटर के आगे बैठे हुए, जो कि ये कह रहे हैं मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, अगर अम्माओं को या पेरेंट्स को टेक्निकली इतनी समझ नहीं होती तो वो ये समझते हैं पूरा ड्रामा फ़हाद मुस्तफ़ा का वो हमारे उस पर था कि वो गेमिंग में था, मगर उसके पेरेंट्स उसको नाकारा ही समझते थे, उसने गेमिंग में अपना करियर बनाया। सो हमारे यहाँ पेरेंट्स ना ये बात नहीं जान पाते कि IT या जो भी कंप्यूटर्स में जो आजकल बच्चे कर रहे हैं, उनको लगता है कि बस वो गेम ही खेल रहे हैं और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं है कि इससे भी आप अपना करियर बना सकते हैं बेसिकली। और ये जो हाइपर विजिलेंस उनके अंदर आई ना, ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, जो ट्रॉमा इनके फादर की डेथ के साथ है, तो वो भी बहुत सारी चीज़ों के साथ लड़ रही हैं और आप भी अपनी जगह लड़ रहे हैं। इसका बेहतरीन हल, अगेन मैं थेरेपी कहूँगी, तो थेरेपी पे लोग इतना ज़्यादा जाते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि दोनों आप और अपनी अम्मी के साथ बैठकर बात कीजिए, और उस बात में बार बार उनको ये ब्लेम ना कीजिए कि आप इतना गलत करती हैं, इतना बुरा करती हैं। उनको ये बताने की कोशिश कीजिए कि जो आप कहती हैं वो आपके ऊपर कैसे असरअंदाज होता है। दूसरा, थोड़ा सा उनको कंफर्ट भी दें। अगर वो अभी तक काम कर रही हैं और घर के अखराजात उठा रही हैं तो आप उनकी हेल्प करके फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करेंगे। माएँ तभी ये कह रही होती हैं जब बच्चा कमाओ पूत हो जाता है जो तो नहीं वर्ड वो कहता। कह रही हैं, ऑल्दो आप निकम्मे नहीं होंगे, लेकिन निकम्मा वर्ड क्या बता रहा है कि मेरे लिए ज़्यादा करो, क्योंकि महंगाई का दौर तरीका है। वो गलत है, अल्फाज गलत हैं, लेकिन उसके अंदर की पेन वो यही कह रही है कि मुझे भी अपने ऊपर कोई एडल्ट चाहिए। पूरे घर की एडल्ट वो है ना, हमें कुछ चाहिए होता है ना जो हमसे भी ऊपर हो, जो हमें सपोर्ट कर रहा हो, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया जाए बेसिकली। लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं अपनी एजुकेशंस कंप्लीट करके जो मेरी है उसके बाद एक मैं भी कामयाब इंसान बनना तो चाहता ये हूँ। बैठ के तुम उनसे बात करो कि अगर मैं पढ़ाई बीच में छोड़ दूंगा तो वो जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। तो इस वक्त मेरी पढ़ाई पे गौर करना और उसको टाइम देना ज़रूरी है। बस थोड़े ही अरसे की बात है, मैं संभाल लूँगा सारी जिम्मेदारी। ये बैठ के तुम्हें माँ को बावर कराना पड़ेगा, उनको एक तरह से भरोसा दिलाना पड़ेगा। और बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं, वो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ के माँ बाप की इसी वजूहत से वो वहाँ नहीं पहुँच पाते। अगर वो 10,000 कमाने के चक्कर में वो 1 लाख की नौकरी गंवा देते हैं। ये सारे बच्चों को बात करनी चाहिए माँ बाप को। वो बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर फील कर रही है। ऐसे नहीं होता जैसे इंसान तूफ़ान में अकेला कहीं पे बैठा हो, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं है,
वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करें कि फ्यूचर क्या लेकर आएगा, क्या होगा आगे, उनको सिक्योरिटी। और अब कंपटीशन भी इतना बढ़ गया। जब हमने ग्रेजुएशन किया था उस वक्त 2 साल करते थे तो ग्रेजुएट हो जाते थे, अब 4 साल का बैचलर्स है। तो अब हर चीज़ बहुत चेंज भी हो गई है, टाइम देना पड़ता है एजुकेशन को। सो ये सारे बातें हैं जो पेरेंट्स को समझानी पड़ेंगी, अगर वो मिलेनियल्स में या उससे ऊपर से। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत शुक्रिया शो पे आने का। सो आज कोशिश की हमने कि ज़रा सी ही सही आपकी ज़िंदगी बदलने की एक एफ़र्ट करें, और अगर बदल गई तो आज की ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।